जो अंतर्व्यक्तिक क्षमता है और संप्रेषण कौशल है, ठीक है। तो एक तो इसमें शब्द है कौशल, ठीक है। कौशल क्या होता है? कौशल होता है जैसे प्रवीणता, दक्षता या निपुणता, ठीक है। तो कौशल मतलब किसी चीज में हम प्रवीण हैं, किसी चीज में हम दक्ष हैं और किसी चीज में हम निपुण हैं, ठीक है। यानी कि वो हमारे धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आ जाती है, ठीक है। कौशल धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आ जाती है। अब इसमें प्रश्न उठता है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होता है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होता है? तो अंतर्वैयक्तिक कौशल अंतर्वैयक्तिक कौशल, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक कौशल अब क्या होता है? तो अंतर्वैयक्तिक कौशल हो गया कि दो या दो से अधिक लोगों को, ठीक है, दूसरों की भावनाओं को समझकर पारस्परिक तालमेल स्थापित करना, ठीक है। यानी कि ऐसा कौशल जिसके माध्यम से हम सामने वाले की भावनाओं को समझें और उसके माध्यम से हम पारस्परिक तालमेल स्थापित करें, ठीक है। यानी कि दोनों के मध्य क्या वो हमसे क्या चाह रहा है, हम उससे क्या चाह रहे हैं, दोनों की जो भी तालमेल होगा उसको बनाएं। यानी कि अगर हम इसको कुछ भागों में बांटें, ठीक है, इस कौशल को कुछ भागों में बांटें, तो इसको हम बोल सकते हैं हमारी सुनने की क्षमता, सुनने, ठीक है। दूसरा कैसे अनुभूति कर रहा है, अनुभूति क्षमता, दूसरे के प्रति सम्मान, या मूल्य हो गए, मूल्य, दृष्टिकोण, ठीक है, दृष्टिकोण, खुलापन, खुलापन, ठीक है, और प्रतिप्राप्ति यानी कि फीडबैक, फीडबैक के संदर्भ में ओपननेस, ठीक है। तो यानी कि अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या हो जाएगा? सुनने की योग्यता एवं उसके अनुभूति की क्षमता, दूसरों की संस्कृति के प्रति सम्मान तथा अभिरुचि की भावना, अनुभवों, मूल्यों, दृष्टिकोणों आदि को समझने के लिए खुलापन, हमारे मन में जो खुलापन होना चाहिए, ठीक है। फीडबैक ग्रहण करने के प्रति सकारात्मकता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अंतर्वैयक्तिक कौशल ये हो गया कि एक तो हम सुनने का सामर्थ्य रखें, दूसरों को समझाने का सामर्थ्य रखें, अपनी अनुभूति बताने का सामर्थ्य रखें, ठीक है। दूसरों के मूल्य, दूसरों का सम्मान करें, दूसरों के मूल्य को समझें, दृष्टिकोण के प्रति खुलापन रहे। और अगर हमको कोई फीडबैक देता है कि नहीं सर आप सही नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये नहीं कि मैं सुनते ही भड़क जाऊंगा, नहीं नहीं कैसे मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जो प्रतिप्राप्ति होती है या फीडबैक होता है, इसके प्रति सकारात्मक भाव रहे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर इस कौशल से हम निपुण है तो ये अंतर्वैयक्तिक कौशल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी में एक टर्म आता है संप्रेषण, ठीक है, कि संप्रेषण क्या है? तो संप्रेषण या इसे संचार भी कहते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन बोल देते हैं, ठीक है। संप्रेषण या संचार कौशल क्या होता है? ये अपनी बातों को कैसे आप दूसरे को बता रहे हैं। जैसे मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ यूट्यूब पे लाइव, तो ये एक प्रकार का संप्रेषण हो गया, ठीक है। इसको अगर हम मोटी मोटा तौर पे देखें तो संप्रेषण दो प्रकार के होते हैं। एक हार्ड संप्रेषण होता है, मैं इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, हार्ड संप्रेषण। फिर दूसरा होता है सॉफ्ट संप्रेषण, ठीक है, हार्ड या नरम, सॉफ्ट संप्रेषण, ठीक है। हार्ड संप्रेषण क्या होता है? जब हम तकनीकी संचार के माध्यम से, जैसे मैं इस समय तकनीकी का प्रयोग कर रहा हूँ, यूट्यूब लाइव का प्रयोग करके, ठीक है, इंटरनेट का प्रयोग करके आप लोग से कम्युनिकेट या संप्रेषण कर रहा हूं, तो ऐसे कौशल को हम लोग बोल देंगे, ऐसे संप्रेषण को बोलेंगे हार्ड, ठीक है। जब तकनीकी का प्रयोग करके हम अपनी बात को आपसे बता रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे संप्रेषण को बोल देंगे हार्ड या तकनीकी संचार, ठीक है। सॉफ्ट क्या हो जाएगा? सॉफ्ट इसको बोलते हैं सामाजिक भी, सॉफ्ट या सामाजिक संप्रेषण, ठीक है। यानी कि जब हम प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने उपस्थित रहें और फिर अपनी बात को बताएं, ठीक है, तो ऐसे इसको क्या बोल देंगे हम लोग? ये सॉफ्ट या सामाजिक संप्रेषण, ठीक है। तो अब हम एक बार फिर से आ जाते हैं कि अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल। अब हम इसको थोड़ा सा, मैंने इसको आपको संक्षेप में बता दिया, अब इसको हम थोड़ा सा घुस के आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल एक बार समझ लेते हैं फिर से। अब प्रश्न आता है कि ये अंतर्वैयक्तिक कौशल क्यों आवश्यक क्यों है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक कौशल की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक कौशल की आवश्यकता क्यों है? तो जैसे कि इसको सिलेबस में क्यों रखा गया? होता क्या कि आपको जो इस परीक्षा है, इस परीक्षा के माध्यम के परीक्षा में आप जब सेलेक्ट होंगे तो आपको सिविल सेवक के तौर पर आपसे कार्य लिया जाएगा, ठीक है। जब सिविल सेवक के तौर पर आपसे कार्य लिया जाएगा, देखिए आज की जो क्लास है वो थोड़ी सी लिखने वाली कम, समझने और बोलने वाली ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अपनी बातों को आपको बोल बोल के
संप्रेषित करके आपको बताऊंगा, ठीक है, बोल के संप्रेषण भेजूंगा। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल क्यों आवश्यक है, ठीक है, तो ये प्रश्न उठता है कि अंतर्वैयक्तिक कौशल क्यों रखा गया, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि प्रश्न में, जैसे आप 2015 के पहले के प्रश्न को देखेंगे तो ऐसे प्रश्न प्रॉपर यूपीपीसीएस में पूछता था, ठीक है। तो आप चूंकि इस परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवक बनेंगे, तो सिविल सेवकों को सेवा काल के दौरान सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां आती हैं, ठीक है। और जब वो कर्तव्य निर्वहन करते हैं, अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं, तो एक निम्न वर्ग के कर्मचारी से लेकर के उच्च स्तर के अधिकारी, और जब क्षेत्र विशेष में निकलते हैं तो जनता से संपर्क होता है, ठीक है, यानी कि विभिन्न प्रकार के लोगों से संवाद होता है, ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल क्यों, क्योंकि संवाद स्थापित करना है। किससे संवाद स्थापित करना है, तो हम बोल सकते हैं कि कर्तव्य निर्वहन के दौरान संवाद, और संवाद किससे, निम्न वर्गीय अधिकारी, निम्न कर्मचारी से, मतलब जो उसके नीचे जो काम करते हैं, निम्न वर्ग के कर्मचारी, ठीक है, इसको अधीनस्थ बोल देंगे, ठीक है, निम्न यहाँ पे लिखना सही नहीं होगा, ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारी, ठीक है। आप जब किसी पद पे काम करेंगे तो हमेशा आपके अधीनस्थ कोई होगा, एक उच्चस्थ होगा, ठीक है, उच्चस्थ कर्मचारी, अधिकारी, ठीक है, उच्चस्थ अधिकारी। और फिर आप अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान जब फील्ड में निकलेंगे तो जनता से, ठीक है, जनता से प्रत्यक्ष संवाद। तो अंतर्वैयक्तिक कौशल क्यों चाहिए, क्योंकि आपको संवाद करना है, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल संवाद करना है, ठीक है। समय समय पर विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग निर्णय लेना है, ठीक है, लोगों से मिलना है विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए, इसलिए व्यक्तित्व में अंतर्वैयक्तिक कौशल का निर्माण आवश्यक हो जाता है, यानी कि ये आपके व्यक्तित्व में दिखना चाहिए, अंतर्वैयक्तिक कौशल आपके व्यक्तित्व में दिखना चाहिए, ठीक है। अब आप जैसा कि जानते हैं, हम लोग बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ऐसे में वह बिना समाज के रहेगा नहीं, और जब समाज में रहेगा तो वह पारस्परिक और अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए बिना रह ही नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि अगर वो मनुष्य कोई समाज में है तो जरूर एक दो लोगों से, अगर आप देखेंगे कि जैसे महानगरीय जो जीवन शैली है, वहां पे क्या होता है, महानगरीय जो जीवन शैली है उसमें वहां पे क्या होता है कि लोग अमूमन क्लोज होते हैं, लेकिन तब भी वो धोबी से, ठीक है, जो घर में काम करने वाले आते हैं, मिडवाइफ या ड्राइवर हो गया, जरूर किसी न किसी ऐसा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता कि जो एकदम कमरे में बंद है, ठीक है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। तो जब समाज में रहेगा, ठीक है, सामाजिक प्राणी है, जब समाज में रहेगा तो क्या करेगा, वो अंतर्वैयक्तिक लोगों से अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाएगा, परस्पर संबंध बनाएगा, ठीक है, और इस प्रकार वो अपना जीवन जिएगा, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको समराइज करें तो अंतर्वैयक्तिक संबंध क्या हो जाएगा। अब अंतर्वैयक्तिक कौशल क्यों, तो क्योंकि आप अधिकारी बनने वाले हैं, ठीक है, इस परीक्षा को पास करेंगे तो आप अधिकारी बनेंगे। अधिकारी बनेंगे तो अधीनस्थ कर्मचारी से, उच्चस्थ अधिकारी से और जनता से आपका प्रत्यक्ष संवाद होगा, ठीक है। इन संवादों में विभिन्न स्तर पे आपको निर्णय लेने पड़ेंगे, लोगों से मिलना जुलना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे में अंतर्वैयक्तिक कौशल अनिवार्य हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि मनुष्य जब एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ऐसे में कि क्यों अंतर्वैयक्तिक जो संबंध होंगे वो किस प्रकार के, मनुष्य कैसे कैसे अंतर्वैयक्तिक संबंध रखता है, ठीक है, कैसे कैसे अंतर्वैयक्तिक संबंध रखता है। तो अंतर्वैयक्तिक जो संबंध होंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संबंध ये क्या होगा, मनुष्य का दो प्रकार का होगा, ठीक है। एक तो औपचारिक संबंध, ठीक है, एक औपचारिक संबंध, आप लोग चाहें तो संक्षेप में इसको नोट डाउन कर लें या ऐसे ही बना लें, ठीक है। अनौपचारिक, ठीक है, एक औपचारिक, एक अनौपचारिक, ठीक है। औपचारिक संबंध क्या हो जाएंगे, जैसे देखिए मान लीजिए मैं व्यक्ति हूं, ठीक है, तो मैं फल लेने जा रहा हूं तो फल वाले से संबंध, ठीक है, दूध वाले से संबंध, यानी कि मैं जिससे भी अपने घर के बाहर या जो भी ऐसे संबंध है जो आप समझ लीजिए कि दो मतलब परस्पर हित या पारस्परिक संबंध है, ठीक है। जैसे किसी को अन्य उद्देश्य या किसी अन्य हित से, दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी विशिष्ट उद्देश्य या हित को ध्यान में रख करके एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे मैं फल वाले से किस लिए कि मुझे फल चाहिए, दूध वाले से किस लिए कि मुझे दूध चाहिए, पेपर वाले से किस लिए कि मुझे पेपर चाहिए, उच्चस्थ अधिकारी से किस लिए कि मुझे उच्चस्थ अधिकारी से काम सीखना है, निम्न अधिकारी से क्यों, क्योंकि मुझे काम करवाना है। तो यानी कि मैं जब मेरा संबंध किसी अपने मतलब किसी व्यक्ति से किसी विशिष्ट उद्देश्य या हित को ध्यान में रख करके पारस्परिक होगा, ठीक है, तो ऐसे संबंध औपचारिक
ठीक है, औपचारिक अंतर्वैयक्तिक संबंध या द्वितीयक अंतर्वैयक्तिक संबंध कहे जाएंगे। तो ऑप्शन ऐसे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि औपचारिक अंतर्वैयक्तिक संबंध क्या होंगे या किससे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन दे देगा फल वाले से, दूध वाले से, सब्जी वाले से और परिवार से। ठीक है, तो परिवार का जो संबंध है वो अनौपचारिक में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऐसे भावनात्मक संबंध जिनमें प्रेम, विश्वास, एक दूसरे के प्रति समर्पण, ठीक है, त्याग कह लीजिए, निष्ठा कह लीजिए। ठीक है, अगर ये सब रहे यानी कि भावनात्मक संबंध जब आ जाएंगे, ठीक है, जब मेरा भावनात्मक किसी से लगा होगा, भावनात्मक जुड़ा होगा, तो ऐसे संबंध यानी कि जिसमें प्रेम, निष्ठा, त्याग, ठीक है, ये सब उपस्थित होगा, तो ऐसे संबंधों को क्या बोलेंगे? अनौपचारिक अंतर्वैयक्तिक संबंध। ठीक है, अनौपचारिक अंतर्वैयक्तिक संबंध यानी कि जिसमें व्यक्ति प्रधान या व्यक्तिनिष्ठ होगा। जैसे पिता पुत्री के मध्य संबंध हो गया, ठीक है, पिता और पुत्र के मध्य, पिता पुत्री के मध्य, ठीक है, पति पत्नी के मध्य, पति पत्नी के मध्य। ठीक है, ऐसे संबंधों को अनौपचारिक संबंध बोलेंगे। तो यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अंतर्वैयक्तिक संबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक, दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक संबंध क्या हो जाएंगे? मैं जब किसी से विशिष्ट उद्देश्य या हित के लिए पारस्परिक संबंध रखूं तो क्या हो जाएगा? ये औपचारिक। और जब मेरा किसी से भावनात्मक संबंध हो तो ये क्या हो जाएगा? अनौपचारिक। ठीक है, अनौपचारिक। अब एक आता है कि एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है जॉर्ज लेविंगर। ठीक है, जॉर्ज लेविंगर ने बोला था कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, मैंने अभी ऊपर ही बताया था। ठीक है, तो अगर सामाजिक प्राणी होगा यानी कि जीवन में जो सहजता होगा वो हमारे, अगर हम किसी से सहज रहेंगे तो जाहिर सी बात है दोनों के मध्य सहजता संबंधों को बढ़ावा देगा। ठीक है, लेकिन मत भिन्नता भी हो सकती है। ठीक है, तो जॉर्ज लेविंगर करके एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला था कि मत भिन्नता की स्थिति में, ठीक है, मत भिन्नता होगी तो जो संबंध होंगे, मनुष्य का जो संबंध है, जैसे अंतर्वैयक्तिक संबंध में औपचारिक और अनौपचारिक ये संबंध 5 चरण होते हैं। ठीक है, इसके 5 चरण बताए थे। पहला चरण क्या था? परिचय। यानी कि जब मैं किसी फल वाले से मिलूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ भैया, आप कहाँ रहते हैं, या यहीं रोज ठेला लगाते हैं? अच्छा, मुझे फल अगर आप सस्ते में देंगे तो मैं रोज आपके यहाँ से फल खरीदूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम उससे परिचय कर लेंगे। ठीक है, फिर दूसरा चरण हो जाएगा विस्तार। ठीक है, यानी कि मैं रोज फल लूंगा तो क्या करेगा? धीरे धीरे बोलेगा कि ऐसा भैया आप ऐसा करिए, फल ले जाया करिए और इकट्ठे मुझे पैसा दे दिया करिए। तो संबंधों में विस्तार आएगा। ठीक है, फिर निरंतरता आएगा। ठीक है, यानी कि मैं रोज उसके यहाँ से फल लेने लगूंगा। ठीक है, फल लेने लगूंगा। इसी बीच मैं देखूंगा कि मेरे ऑफिस के बगल में ही एक दूसरा फल वाला है और वो इससे सस्ता और इससे अच्छा फल बेच रहा है। ठीक है, तो फिर निरंतरता क्या हो जाएगी? टूटेगी, यानी कि संबंध क्या होगा? बिगड़ेगा। ठीक है, संबंध में बिगाड़। आज बाहर मौसम बेकार है, ठीक है, तो आप लोग तैयार भी रहिएगा। अगर नेट कनेक्शन या लाइट जाती है तो फिर तो दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा अगर आप लोग को तेज लग रहा होगा तो थोड़ा सा आप लोग स्लो कर लीजिएगा। ठीक है, तो परिचय, फिर विस्तार, फिर निरंतरता होगी फल वाले के साथ। उसके बाद संबंध बिगड़ेगा, क्यों? क्योंकि मुझे बगल में ही सस्ता और अच्छा फल मिलने लगेगा और इस प्रकार संबंधों का अंत हो जाएगा। ठीक है, तो जॉर्ज लेविंगर का मानना था, जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बोला कि अंतर्वैयक्तिक संबंध में जब व्यक्ति के जो संबंध हैं वो गतिशील होंगे और परिवर्तित होंगे। ठीक है, तो ऐसे पूछ सकता है अंतर्वैयक्तिक संबंध होगा निरंतर, गतिशील, दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो निरंतर एवं गतिशीलता, निरंतरता और गतिशीलता ये बना रहेगा। ठीक है, यानी कि जीवित प्राणियों की तरह संबंध की भी एक शुरुआत होगी, एक उसका जीवन काल होगा, एक उसका अंत होगा। यानी कि हम परिचय से बात शुरू करेंगे, विस्तार देंगे, निरंतरता होगी, संबंध में बिगाड़ होगा और संबंध का अंत या खात्मा हो जाएगा। तो अब देखिए, जब भी ये प्रश्न पूछ सकता है कि जो स्वाभाविक संबंधों का स्वाभाविक विकास है उसके कितने चरण होते हैं, तो कितने चरण होते हैं? 5 चरण होते हैं संबंधों के स्वाभाविक विकास। इसके जनक कौन थे? जॉर्ज लेविंगर। हालांकि ये बहुत ही फैक्चुअल है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। ये पूछ सकता है कि पहले चरण में पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, या क्रोनोलॉजी आ जाएगा लगाने के लिए। तो ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये इसमें ऐसा कुछ रॉकेट साइंस आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं और सबके जीवन में ऐसा समय आता है या सब इससे भलीभांति परिचित होंगे। ठीक है, तो परिचय पहला चरण, विस्तार दूसरा चरण, निरंतरता तीसरा चरण, बिगाड़ चौथा चरण और अंत 5वां चरण। यानी कि 5 प्रकार के ये
आवाज रुक रही है सब। देखिए मैं अभी बाहर जो है मौसम में डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है, नॉइज। अभी जब मैं संप्रेषण पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा नॉइज जो होता है वो नॉइज आ रहा है, ठीक है, नॉइज आ रहा है, कोई बात नहीं। तो थोड़ा सा अब आप लोग को इस पे देखना ही पड़ेगा क्योंकि और मेरे पास कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो जॉर्ज लेविंगन के अनुसार संबंधों के 5 चरण: परिचय, विस्तार, निरंतरता, बिगाड़ और संबंधों का अंत, ठीक है। अंत में अच्छा देखिए, जब ये भावनात्मक संबंध होगा, ठीक है, तो क्या होगा, या तो अलगाव हो जाएगा या तो मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। तो लेविंगन ने ये भी बोला था कि भावनात्मक संबंध अलगाव या मृत्यु पे खत्म होते हैं, जबकि जो औपचारिक जो संबंध है वो अंत, उसका अंत होता है, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अगर सौम्य सर ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा शेरू छत पे आ गए हैं और ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको पकड़ लें, ठीक है। तो ऐसे में अब फिर ये बात आ जाती है, अंतर्वैयक्तिक संबंध हो गया, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संबंध हो गया था जो औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार का होगा। जॉर्ज लेविंगन ने बताया था कि कोई भी मनुष्य जब संबंध रखेगा तो उसके 5 चरण होंगे, ठीक है। अब आ जाता है अंतर्वैयक्तिक क्षमताएं क्या होती है, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा था, ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक क्षमताएं, ठीक है, मैंने अभी पूर्व में ही बता दिया था। अंतर्वैयक्तिक क्षमता क्या होती है कि दूसरों की भावनाओं को समझ करके पारस्परिक तालमेल स्थापित करने की योग्यता, ठीक है, यानी कि वह योग्यता, ठीक है, ये डिफिनेशन भी पूछ सकता है। वह योग्यता क्या होगा इसमें, दूसरों की भावना समझना है, दूसरों की भावना को समझना है, ठीक है, और पारस्परिक तालमेल, वह योग्यता जो दूसरों की भावना समझे और पारस्परिक तालमेल बनाए रखे, ठीक है, पारस्परिक तालमेल, ठीक है, पारस्परिक तालमेल बनाए रखे, वह योग्यता अंतर्वैयक्तिक क्षमता कहलाती है, ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक क्षमता क्या होगी कि दूसरों की भावनाओं को समझ करके, एक मिनट में थोड़ा सा ये दरवाजा बंद कर देता हूँ, बाहर से बहुत ही ज्यादा नॉइज आ रही है। अच्छी वॉइस आप आ रही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक क्षमता क्या होगी, वह योग्यता जो दूसरों की भावनाएं समझे और पारस्परिक तालमेल स्थापित करने की, दूसरों की भावनाओं को समझ करके पारस्परिक तालमेल स्थापित करने की योग्यता क्या हो जाएगी, अंतर्वैयक्तिक क्षमता हो जाएगी, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक क्षमता जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी संगठन में सफलता हासिल करने की प्रमुख कसौटी है, यानी कि जैसा अगर आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, विद्यार्थी हैं, अगर आपके अंदर अच्छी अंतर्वैयक्तिक क्षमता होगी तो जब भी कोई टीचर कोई आपको बात बताएगा तो आप उसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे पहले तो ध्यान से, ये नहीं कि पहले ही बीच में बोल देंगे सर मैं भी अंतर्वैयक्तिक क्षमता पढ़ा रहा हूँ, तब तक आप पूछ सर संप्रेषण कौशल क्या होता है, ठीक है, यानी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसी पे अभी टिके रहेंगे, उसको समझेंगे, अगर उसमें कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है तो आप फिर उससे पूछेंगे, ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक क्षमता क्यों आवश्यक है किसी भी संगठन में, आवश्यक है, क्यों, क्योंकि आप उससे क्या होगा, आपके ध्यान से आप किसी बात को समझेंगे, सुनेंगे, उसके प्रत्युत्तर करेंगे, रीक्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अंतर्वैयक्तिक क्षमता आवश्यक हो जाती है, ठीक है। अब अंतर्वैयक्तिक क्षमता तो हो गया, अब अंतर्वैयक्तिक क्षमता हो गया, अब एक आता है इसी में टर्म अंतर्वैयक्तिक कौशल, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल, अंतर्वैयक्तिक कौशल, ये अंतर्वैयक्तिक कौशल 4 प्रकार का होता है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक कौशल 4 प्रकार का होता है। पहला होता है श्रवण कौशल, ठीक है, श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूं, अगर इंग्लिश में कोई देख रहा होगा तो उसके लिए भी आसानी होगी, ठीक है। लिसनिंग स्किल, ठीक है। दूसरा है स्पष्ट संचार, तीसरा है प्रभावशाली व्यक्तित्व, चौथा है समस्या समाधान कौशल, नॉट क्लियर स्क्रीन। देखिए अगर आप लोग का स्क्रीन, अगर आपको ये समय मैं इसको लाइव देख रहा हूं, मेरे पे लाइव सही आ रहा है, आप अपने रिजोल्यूशन को बढ़ाएं, ठीक है। समस्या समाधान कौशल यानी कि अंतर्वैयक्तिक कौशल के
अंतर्व्यक्ति कौशल, ठीक है, अंतर्व्यक्ति कौशल में के ये 4 तत्व हो जाएंगे, ठीक है, 4 तत्व, ठीक है। अंतर्व्यक्ति कुशलता के लिए व्यक्ति के व्यवहार में ये 4 तत्व होने आवश्यक है, यानी कि श्रवण कौशल होना चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को आपको अच्छा वक्ता बनना है तो अच्छा श्रोता होना आवश्यक है, ठीक है। अगर हम जब अच्छे श्रोता होंगे तब हम दूसरे को दृष्टिकोण को सुनेंगे और फिर समझने के बाद कोई प्रतिक्रिया या परिणाम देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं आधी अधूरी बात सुनूंगा और फिर जो है उसको बिना सोचे समझे आपको उत्तर दे दूंगा, ठीक है। तो अंतर्व्यक्ति कौशल के 4 तत्व हो जाएंगे। पहला है श्रवण कौशल, श्रवण कौशल यानी कि लिसनिंग स्किल, ठीक है, इसको इंग्लिश में लिसनिंग स्किल बोलते हैं। सर आपकी आवाज बहुत गूंज रही है, असल में बाहर बहुत ही झमाझम बारिश हो रही है और ये रूम पूरा मैंने बंद किया हुआ है, ठीक है। एक बार फिर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ, किसी और को भी आवाज गूंज रही है? अच्छा, वॉइस थोड़ा कम कर लूं, कैसे? वॉइस, इसमें वॉइस कम करने का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। हाँ, आप लोग वॉइस इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। गौरव सर ने बोला ठीक आ रही है आवाज, तो अब हम लोग फिर से आ जाते हैं इस पे। आवाज क्लियर है? मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलता हूँ, ठीक है। अंतर्व्यक्ति कौशल, इसके 4 तत्व होंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपके अंदर अंतर्व्यक्ति कौशल है तो आपके अंदर ये 4 कौशल होना चाहिए, ठीक है। पहला कि श्रवण कौशल, यानी कि जब किसी व्यक्ति को अच्छा वक्ता होना है तो उसके लिए अच्छा वक्ता होने से पहले अच्छा श्रोता होना पड़ेगा। अगर आपको मंच पे बोलना है तो जाहिर सी बात है, जब तक आप अच्छी तैयारी करके नहीं जाएंगे तो वहां पे कुछ बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो अच्छा वक्ता होने से पहले अच्छा श्रोता होना है, यानी कि श्रवण कौशल, लिसनिंग स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है स्पष्ट संचार, ठीक है, यानी कि अंतर्व्यक्तिक कुशलता हासिल करने की आवश्यक क्या है कि जब मैं अपनी बात आपको रख रहा हूं तो निश्चित तर्क दूंगा, पूरे आत्मविश्वास के साथ रखूंगा, नहीं तो आप मेरी बात सुनने से डिनाई कर देंगे। ये सेशन अभी स्टार्ट हुआ, जैसे पढ़ा रहे हैं आप वैसे, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बताइए, तो बाद में भी आप सुन सकते हैं वैसे, लेकिन बाद में तो यही रहेगा, कोई बात नहीं। तो स्पष्ट संचार का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर हम अंतर्व्यक्ति कौशल मेरे अंदर है, ठीक है, तो अपनी बातों को मैं एक तर्क के माध्यम से आपको बताऊंगा, ये नहीं कि ये मेरा विचार है और आप इसे सुन लीजिए, ठीक है। तो निश्चित तर्क के माध्यम से पूरे आत्मविश्वास के साथ, ठीक है, मैं अपनी बात को आपके सामने रखूंगा, यानी कि स्पष्टता आएगी, ठीक है, स्पष्टता आएगी, स्पष्ट संचार ये आवश्यक है। फिर अगला है प्रभावशाली व्यक्तित्व। प्रभावशाली व्यक्तित्व क्या होगा कि जैसे मैं अगर आप जैसे किसी एरू गेरू नथु खैरू की बात मैं किसी प्लेटफॉर्म पे बात रख रहा हूँ, यूपीएससी हिंदी की प्लेटफॉर्म पे बात अपनी रख रहा हूँ, ठीक है, यानी कि मेरा कोई न कोई व्यक्तित्व है, ठीक है, आप जान रहे हैं मुझे, थोड़ा बहुत भी जो मेरे बारे में जान रहे होंगे, यानी कि मेरे व्यक्तित्व किससे आप परिचित होंगे कि मैं सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ या आप लोगों को तैयारी करा रहा हूं या मैं इस फील्ड में इन्वॉल्व हूं, ठीक है। तो आप मेरे व्यक्तित्व के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जान रहे होंगे। जैसे कि बताया जाता है कि जब भी आप कोई बुक खरीदिए, बचपन में समझाया जाता था पढ़ने की कला, जब बचपन में एक पढ़ने की कला नाम का सेशन होता था, ठीक है, जब हम लोग जब स्कूल जाते थे तो हमें पढ़ने की क्लास लगती थी कि किताब कैसे पढ़ी जाए। तो वहाँ बताया जाता था कि जो भूमिका होती है उसको आप मिस मत कीजिए, क्योंकि भूमिका में बताया जाएगा कि इस बुक में क्या है और इस बुक के राइटर कैसे हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा है, पीछे जरूर राइटर के बारे में कुछ ना कुछ बातें होती थी। उससे क्या होता था कि हम अपने मन में एक इमेज बना लेते थे। अगर मेरे प्रति आपकी जो इमेज है वो नकारात्मक हो जाएगी तो आप तुरंत इस लाइव क्लास को छोड़ करके गायब हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रभावशाली व्यक्तित्व एक अंतर्व्यक्तिक कौशल का एक प्रमुख तत्व है, ठीक है, यानी कि ये 4 तत्व होने ही चाहिए। उसमें से प्रभावशाली व्यक्तित्व एक तत्व है, यानी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व रहेगा तो सामने वाले पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, ठीक है। अगला है समस्या समाधान कौशल, ठीक है। समस्या समाधान कौशल क्या हो जाएगा कि जब भी मैं अपनी बात बता रहा हूं, आप कोई कमेंट के माध्यम से, ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से कोई बात बता रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपकी बात को ध्यान से सुनूंगा, ठीक है। अगर कोई इसमें समस्या रहेगी तो उसको समाधान करने का प्रयास करूंगा, ठीक है। जब ये किसी समस्या समाधान कौशल जब किसी संगठन के बारे में बात करेंगे तो देखिए, जब अगर कोई संगठन है, ठीक है, मान लीजिए मैं अधिकारी हूं या कर्मचारी हूं, कोई भी हूं,
अधिकारी हूं या कर्मचारी हूं, अगर मैं अधीनस्थों की बात नहीं सुनूंगा और उच्चस्थ से परस्पर संवाद नहीं बनाए रखूंगा, अपने मन की करूंगा, तो क्या हो जाएगी, नीचे असहमति आ जाएगी। ठीक है, नीचे वाले मुझसे असहमत रहेंगे हमेशा। ठीक है, हमेशा मुझसे असहमत रहेंगे और गुटबंदी जैसा माहौल निर्मित हो जाएगा। ठीक है, गुटबंदी जैसा माहौल निर्मित हो, क्या होगा कि बीच का कोई रास्ता नहीं निकलेगा। ठीक है, तो समस्या समाधान कौशल होना बहुत ही आवश्यक है। अगर कोई निचला अधिकारी के संदर्भ में कोई समस्या है तो वह आके मुझसे संपर्क करे, हमको कोई समस्या है तो मैं जाके उच्चस्थ अधिकारी से संपर्क करूं। तो अंतर व्यक्ति कौशल के 4 तत्व हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, आप लोग को एक बार फिर से ये आ सकता है, ये प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन अंतर व्यक्ति कौशल के तत्व हैं। ठीक है, तो अंतर व्यक्ति कौशल के तत्व कौन कौन से हो जाएंगे, श्रवण कौशल, स्पष्ट संचार, प्रभावशाली व्यक्तित्व और समस्या समाधान कौशल। ठीक है, ये अंतर व्यक्ति कौशल के तत्व हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फिर से, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं क्योंकि और पेज है नहीं इसमें। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं, कोई बात नहीं, चाहे 1 मिनट रुकिए, मैं पेज और ऐड हो जाएंगे। हाँ, पहले पेज ऐड हो गया है। ठीक है, तो अंतर व्यक्ति कौशल पे हम लोग थे, अंतर व्यक्ति कौशल के हम लोगों ने 4 तत्व देख लिए थे। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं अंतर व्यक्ति कौशल के पिलर क्या क्या हैं या स्तंभ। ठीक है, स्तंभ इंग्लिश में इसे पिलर बोला जाएगा, अंतर व्यक्ति कौशल के स्तंभ। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके 3 स्तंभ माने जाते हैं। ठीक है, 3 स्तंभ माने जाएंगे। पहला है स्वयं को समझना, मैं आप लिख रहा हूं पहले ताकि आप लोग अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, साथ साथ समझते चलो। ठीक है, दूसरा है अन्य को समझना। ठीक है, अन्य को समझना, और तीसरा है नेतृत्व क्षमता। ठीक है, नेतृत्व क्षमता। अब थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। अंतर व्यक्ति कौशल के ये 3 स्तंभ बताए गए हैं। ठीक है, 4 तत्व थे, 3 स्तंभ थे, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूजन इसमें नहीं आना। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को खुद को जानना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरे जीवन मूल्य क्या है, मैं किससे प्रभावित हो रहा हूं, अगर ये मैं नहीं जानूंगा तो मेरे काम में बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए स्वयं को समझना, इसको एक एग्जांपल लेके ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैं पीसीएस का फॉर्म भरा। ठीक है, मैंने पीसीएस का फॉर्म भरा। ठीक है, मुझे पता है कि पीसीएस अधिकारी के फॉर्म भरते समय मुझे पता है कि पीसीएस अधिकारी की सैलरी X रुपए है। ठीक है, कितने रुपए है मैं हम उस पर नहीं जानते, X रुपए है। यानी कि जब मैं ये फॉर्म भर रहा हूं तो मैं इस बात पे सहमत हूं कि इस X रुपए की सैलरी में मैं अपना गुजारा कर लूंगा। ठीक है, जब मैं सेलेक्ट होता हूं तो पता चलता है कि नहीं यार, दूसरे लोग तो और भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और पैसे कमा कमा करके अपना काम आसानी से कर ले जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं स्वयं को समझता, ठीक है, स्वयं को समझता तो मैं क्या करता, इसी X रुपए में गुजारा करता। ठीक है, लेकिन मैं स्वयं को नहीं समझूंगा तो मैं क्या करूंगा, मैं भी अन्य लोगों के अन्य लोगों के साथ है चला जाऊंगा, जो मतलब वो कर रहे हैं वही काम मैं भी करूंगा, यानी कि भ्रष्टाचार करूंगा और ऊपरी कमाई करूंगा और फिर अपना काम करूंगा। यानी कि अगर अंतर व्यक्ति कौशल मेरे अंदर होगा, ठीक है, तो मैं स्वयं को समझूंगा, स्वयं को समझूंगा तो परिस्थितियों को समझूंगा, यानी कि मेरे अगल बगल क्या परिस्थितियां हैं। ठीक है, मेरे निजी मूल्य क्या है, भारतीय संविधान के मूल्य क्या है। ठीक है, मैं जिस धर्म में विश्वास करता हूं उसके मूल्य क्या है। तो स्वयं को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो इसलिए अंतर व्यक्ति कौशल का एक प्रमुख आधार स्तंभ बन के ये उभरता है। ठीक है, दूसरा है अन्य को समझना। अन्य को समझने का मतलब कि जैसे हम दूसरों की, मान लीजिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ या मैं अगल बगल समाज में ही कहीं निकल रहा हूँ। ठीक है, तो अमूमन क्या होगा कि दूसरे भाषा को बोलने वाले, दूसरे धर्म के लोग, ठीक है, दूसरे जाति के लोग मुझसे जो है मैं बाहर निकलूंगा तो ऐसा नहीं है कि केवल मेरे ही जैसे लोग मुझे बाहर मिलेंगे, अन्य लोग भी बाहर मिलेंगे। तो अन्य को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिलजुल कर कार्य करना और परस्पर सहयोग ये तभी हो पाएगा जब हम दूसरे को समझेंगे। नहीं तो क्या होगा कि मैं सीधे उनकी बातों को रिजेक्ट कर दूंगा और अपने ही चलाऊंगा। ठीक है, तो अन्य को समझना भी अंतर व्यक्ति कौशल के प्रमुख आधार स्तंभ के रूप में से आ जाता है। इसी प्रकार नेतृत्व क्षमता एक महत्वपूर्ण अंतर व्यक्ति कौशल का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हो जाता है। ठीक है, अगर नेतृत्व क्षमता होगा तभी प्रभावी संचार होगा। अभी हम लोग आगे संचार पढ़ेंगे, तो प्रभावी संचार के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि मेरे अंदर या जो भी व्यक्ति हो उसके अंदर नेतृत्व
क्षमता हो, ठीक है, तभी प्रभावी संचार कौशल उत्पन्न हो पाएगा। यानी कि अगर मेरे पास नेतृत्व क्षमता होगी तो मैं दूसरों की, जो मेरे अधीनस्थ हैं उनकी बात सुनूंगा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था, और अपने उच्च अधिकारियों से भी संवाद बनाए रखूंगा, ठीक है, बनाए रखूंगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि प्रभावी संचार के लिए नेतृत्व क्षमता क्यों आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि दोनों मतलब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो अधीनस्थ से और उच्चस्थ से दोनों से परस्पर संवाद बनाए रखने के लिए नेतृत्व क्षमता आवश्यक है, ठीक है, और प्रभावी संचार आवश्यक है। और प्रभावी संचार तभी होगा जब नेतृत्व क्षमता अच्छी होगी। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए प्रभावी संचार की बात करें, ठीक है, मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है, तो देखिए कैसे प्रभावी संचार नहीं हो पाएगा। मान लीजिए मेरे अंदर नेतृत्व क्षमता नहीं है, तो मैं निचले कर्मचारी या अधिकारी की बात नहीं सुनूंगा, मना कर दूंगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हो सकता है कोई वो ऐसा जानकारी दे रहा हो जो मेरे कार्य में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मेरे नेतृत्व क्षमता पे सवालिया निशान लग जाएगा और प्रभावी संचार बाधित हो जाएगा। तो नेतृत्व क्षमता, अन्य को समझना, और सबसे बड़ी बात स्वयं को समझना, ये तीनों के क्या हो जाएंगे, अंतर्व्यक्तिक कौशल के आधार स्तंभ हो जाएंगे, ठीक है, आधार स्तंभ हो जाएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं सोशल स्किल या सामाजिक, जो सॉफ्ट स्किल, जो ऊपर हम लोगों ने ये बताया था, ऊपर मैंने ये बताया था कि संप्रेषण के जो हार्ड और सॉफ्ट स्किल हैं, इसके अच्छा पहले हम लोग इसको संप्रेषण को कर लेते हैं, ठीक है, पहले हम लोग क्या करते हैं, संप्रेषण को कर लेते हैं, तब सॉफ्ट और हार्ड स्किल आप लोग याद दिला दीजिएगा कि सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल भी बताना था। तो संप्रेषण या संचार को हम लोग एक बार कर लेते हैं, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो इस प्रकार ये अंतर्वैयक्तिक कौशल के जो तीन स्तंभ है, स्वयं को समझना, अन्य को समझना और नेतृत्व क्षमता, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल इसी से खत्म हो जाता है, इसी पे आके, ठीक है। आगे अब हम लोग को संचार कौशल समझना है, ठीक है, तो हम लोग चलते हैं संचार कौशल पे। अगर अंतर्वैयक्तिक क्षमता से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग संचार को देख लेते हैं, या संप्रेषण इसको बोल देते हैं, ठीक है, संप्रेषण, इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन बोल देते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको कम्युनिकेशन बोल देते हैं। ये क्या होता है, संचार क्या होता है, संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक संदेश प्रेषित करने की प्रक्रिया है, ठीक है, अर्थपूर्ण संदेश, ठीक है। तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश, ठीक है। अच्छा, जब भी मैं एक सजेशन दूंगा, जब भी आप लोग अंतर्व्यक्तिक कौशल या संप्रेषण कौशल से संबंधित प्रश्न करें तो थोड़ा सा 2 मिनट, मतलब जैसे 80 प्रश्न करने होते हैं, नहीं 100 प्रश्न इसमें करने होते हैं, 100 प्रश्न करने होते हैं 2 घंटे में, तो थोड़ा सा उस पर टाइम लेके सोचें, ठीक है। क्या होता है कि पहली थॉट जो होती है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। तो जो जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न पढ़ रहा हूँ और उस प्रश्न में 1 विकल्प, 2 विकल्प, 3 विकल्प, 4 विकल्प है, पहली रीडिंग में लगता है कि आपको ये विकल्प सही है, ठीक है, तो आप क्या करें, वहां पे एक साइन बना लें कि ये विकल्प मैंने पहली रीडिंग में सोचा था। तो संप्रेषण कौशल पे जब सोचें तो थोड़ा सा सोच के करें, ठीक है, ये एक सजेशन है। आप लोग थोड़ा सा और पिछले कम से कम 4 से 5 साल का प्रश्न लगा के जरूर जाएं, ठीक है, 4 से 5 साल का, जिसमें से 2 साल का तो रमन सर ने यूट्यूब पे डिस्कशन भी किया हुआ है, ठीक है, रमन सर ने डिस्कशन भी किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं संचार पे। संचार क्या होता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने की प्रक्रिया है, ठीक है, प्रेषित करने की प्रक्रिया क्या है, संचार है, ठीक है। अब संचार में 3 चीज जरूर शामिल होंगे, एक तो प्रेषक यानी कि संदेश भेजने वाला, दूसरा संदेश, और तीसरा है कोई प्राप्तकर्ता। इसके बिना संचार संभव है ही नहीं, ठीक है। संचार क्या होगा, पहला प्रेषक होगा, दूसरा संदेश होगा, तीसरा प्राप्तकर्ता होगा। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब एक बार हम लोग चलते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं कि कैसे प्रेषक से लेकर के प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचता है, ठीक है। तो एक बार देखिए, सबसे पहले आ जाता है प्रेषक, फिर आ जाता है संकेतन, मैं भी इंग्लिश भी इसकी बता दूंगा, जिसको बहुत ही हिंदी में दिक्कत हो रहा हो तो पहले एक बार हिंदी हमारे साथ कोऑपरेट कर लीजिए, फिर मैं इंग्लिश भी बता दूंगा, ठीक है। तीसरा है संदेश, मैसेज, ठीक है। चौथा है माध्यम, पांचवा है कूटानुवाद, ठीक है, कूटानुवाद या विकूटन भी इसको बोल देते हैं, ठीक है, विकूटन, ठीक है। संकेतन को कूटन भी बोल देते हैं, कूटन, ठीक है। विकूटन हो गया, फिर विकूटन के बाद
एक मिनट, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं। विकुटन के बाद एक हो जाता है प्राप्तकर्ता, ठीक है, प्राप्तकर्ता। तो ये क्रम है, प्रेषक अपना संदेश भेजेगा तो उसका मतलब उसको संकेतन होगा संदेश को, वो किसी माध्यम में जाएगा, फिर जब प्राप्तकर्ता होगा उसको विकुटित करेगा और प्राप्तकर्ता संदेश को प्राप्त कर लेगा। अब जब संदेश प्राप्त करेगा तो प्रेषक को क्या भेजेगा, प्रतिपुष्टि, ठीक है, प्रतिपुष्टि भेजेगा। इसको हम लोग बोल देते हैं फीडबैक, ठीक है, इंग्लिश में इसको फीडबैक बोल देते हैं, प्रतिपुष्टि भेजेगा। अब इस प्रक्रिया के दौरान दोनों ओर से नॉइज आ सकती है, ठीक है, नॉइज यानी कि शोर, ठीक है, शोर। जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूं तो बाहर बादल कड़क रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, नॉइज। जो भी हस्तक्षेप होगा, ठीक है, संचार में जो भी बाधा होगी, जो प्राप्तकर्ता को संदेश प्राप्त करने में दिक्कत करेगा, उसको क्या बोल देंगे, नॉइज, ठीक है। तो अब हम लोग एक काम ये करते हैं, कि एक बार इस पूरे टर्म को एक बार मैं बोल देता हूं, आप लोग समझिए, और अगर कोशिश करें तो लिखने की जरूरत नहीं है, ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे पहला जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे जो तत्व हैं इनको क्या बोलेंगे, संचार के तत्व, ठीक है। तो संचार के तत्व, ठीक है, मैं एक एक करके लिखते जा रहा हूं और फिर आप लोग को बताते जाऊंगा, ठीक है। संचार के तत्व क्या होंगे, तो पहला तत्व क्या हो जाएगा, प्रेषक, ठीक है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई भी जाएगा नहीं, ठीक है, कोई भी संदेश जाएगा नहीं। तो प्रेषक क्या, स्रोत, ये क्या होता है, संदेश भेजने वाला, ठीक है, संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने वाला, ठीक है। अब दूसरा क्या है, संकेतन, द कनेक्शन टू द सर्वर टाइम्ड आउट, ये क्या हो गया है, कोई दिक्कत हुई है, अगर जो भी लोग लाइव में बताएं मेरी आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है, आवाज आ रही है, ठीक है, आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। तो जैसे मेरे में कनेक्शन टाइम आउट लिख रहा था, ठीक है, कोई बात नहीं। तो संचार के तत्व में पहला तत्व क्या है, प्रेषक क्या, स्रोत, ठीक है। फट रही है आवाज, असल में सराउंडिंग की थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, इसको हम लोग जल्दी से जल्दी दूर कर लेंगे, बाहर बिजली कड़क रही है। तो प्रेषक या स्रोत क्या होगा, संदेश भेजने वाला। दूसरा संकेतन, ठीक है, या एनकोडिंग इसको बोलेंगे, एनकोडिंग बोलेंगे, ठीक है, या इसको एक और बोल देते हैं कूटन, ठीक है, बहुत ही स्पष्ट हिंदी में इसको कूटन बोल देते हैं, ठीक है। इसमें कूटना नहीं होता है, भेजने वाले संदेशों को संकेतों में रूपांतरित, यानी कि जो संदेश होंगे, संदेश को किस में बदलना है, संकेतों में बदलना है, ठीक है। जैसे आप टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं तो मेरी बात आप लोग को जब मैं यहाँ से बोल दे रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, संकेत में रूपांतरित हो जा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, संदेश स्वयं, ठीक है, कि क्या संदेश भेजा जा रहा है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, संदेश क्या हो जाएगा, ये विचार जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है, सूचना, अगर मैं कोई जानकारी दे रहा हूं, ठीक है, अपना अनुभव मैं बता रहा हूं, ठीक है, इस प्रकार से अन्य जो भी मौखिक या लिखित संदेश होंगे वो सब संदेश में आ जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, संदेश। चौथा हो जाएगा, अच्छा ठीक है, मैं कमेंट यहाँ किनारे रख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कमेंट अभी अंतिम में एक बार खोल लूंगा, आप लोग तब तक कमेंट मत करिए। हाँ सही बात है, मुझे भी थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है। तो देखिए, संदेश क्या हो जाएगा, विचार, सूचना या अनुभव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चौथा हो जाएगा माध्यम। माध्यम क्या होगा कि जिसके माध्यम से मैं संदेश भेज रहा हूँ, ठीक है, यानी कि माध्यम क्या हो जाएगा, जिसके माध्यम से मैं संदेश भेज रहा हूँ। जैसे इस समय मेरा संदेश का माध्यम क्या है, इंटरनेट और यूट्यूब, ठीक है, इंटरनेट और यूट्यूब, ठीक है। पांचवा क्या हो जाएगा, कूटानुवाद, ठीक है, कूटानुवाद, इसको बोल देंगे विकूटन, ठीक है, विकूटन, ठीक है, विकूटन बोल देंगे। इसमें क्या हो जाएगा, जो मैं संदेश बोल रहा हूं, संदेश का अर्थपूर्ण, ठीक है, अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तन, अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तन, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कूटानुवाद या विकूटन, ठीक है। छठा हो जाएगा प्राप्तकर्ता,
प्राप्तकर्ता, ये क्या हो जाएगा, जो संदेश प्राप्त करता है, मैं जिसको संदेश देना चाहता हूं, संदेश प्राप्त करने वाला, ठीक है, संदेश प्राप्त करने वाला, संदेश प्राप्त करने वाला, ठीक है। आप लोग बस समझते चलिए तो आसान हो जाएंगी चीजें। फिर अगला है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि क्या है, जैसे मैंने आपको संदेश बोला तो आप बोले कि सर आवाज आ रही है या फिर आवाज नहीं आ रही है या आवाज में क्या नाम गूंज है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी प्रतिपुष्टि, जो भी संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होती है, ठीक है, और ये प्रतिक्रिया होती है, ठीक है, संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण इसको बोलते हैं, अंतिम चरण, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण है, तो ऑप्शन दे देगा प्रतिपुष्टि, कूटानुवाद, विकूटन, ठीक है, ये सब। तो जो प्रतिपुष्टि होती है, फीडबैक होता है, वो संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होगी। तो जो भी मैं बात बोल रहा हूँ उसके प्रत्युत्तर में जो भी आप वहां से भेजेंगे संदेश, उसे प्रतिपुष्टि बोलेंगे, ठीक है। फिर एक हो जाएगा शोर। शोर क्या होगा, संचार में बाधा, ठीक है, 8, ये 8 प्रमुख तत्व हैं। शोर ये क्या हो जाएगा, संचार में बाधा, ठीक है, संचार में बाधा। और मैं इसका एक अच्छा मैं यहाँ पे डायग्राम लेके आया था, हाँ देखिए ये डायग्राम था, ठीक है। ये क्या था कि एनसीईआरटी में दिया हुआ था, तो बिल्कुल अभी जो मैंने चीजें समझाई हैं एक बार फिर से इसको देख लीजिए। स्रोत या प्रेषक, ठीक है, इसकी इनकोडिंग होगी, कोडेड संदेश जाएगा एक चैनल माध्यम से, इसका डिकोडर होगा और जो रिसीवर है उसको रिसीव करेगा, अभिग्राही रिसीव करेगा। इस प्रक्रिया में वो एक फीडबैक देगा और इसी प्रक्रिया में कुछ शोर उत्पन्न होके या नॉइज उत्पन्न होके जाएगा, ठीक है। तो ये बुनियादी संचार मॉडल है, ठीक है, बुनियादी संचार मॉडल है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं इस पे कि ये इफेक्टिव कब होता है, ठीक है, यानी कि अगर इसको इफेक्टिव बनाना हो, प्रभावी, ठीक है, प्रभावी बनाना हो, प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है, ठीक है, प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है। तो पहला है स्पष्टता, ठीक है, मैं जो बोल रहा हूं अगर आपको स्पष्ट नहीं आएगा तो संप्रेषण पहले ही बाधित हो जाएगा, ठीक है, तो यानी कि क्लियर मैसेज, स्पष्टता, ठीक है, क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट, यानी कि सही चीजें होनी चाहिए, मैं जो पढ़ा रहा हूं विषय से संबंधित ही पढ़ा रहा हूं, करेक्ट सही होना चाहिए। तीसरा है जो भी मैं बता रहा हूं आपको पूरे तरीके से बता रहा हूं, ठीक है, यानी कि कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट, तीसरा हो गया कंप्लीट। फिर अगला क्या है, संक्षिप्त, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा हूं, टू द पॉइंट हूं अपने विषय पे, ठीक है, तो संक्षिप्त। अगला क्या है, विश्वसनीय, यानी कि मैं जो बातें बोल रहा हूं ऐसे हवा हवाई नहीं बोल रहा हूं, तर्क के साथ, तथ्यों के साथ बोल रहा हूं, ठीक है, विश्वसनीय। फिर चौथा है प्राप्तकर्ता विचार करे, यानी कि जो भी प्राप्त करता है, ठीक है, कंसीडर करे इसको, यानी कि प्राप्तकर्ता द्वारा समझा जाना या विचार किया जाना, ठीक है, समझा जाना, ये प्रभावी संप्रेषण हेतु अनिवार्य है। यानी कि अगर मैं कुछ भी बोल रहा हूं आप समझ नहीं रहे हैं, यूट्यूब काट के चले जा रहे हैं, ठीक है, और 79 लोग देख रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप मेरे विचार को जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग लाइव है कम से कम सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो प्राप्तकर्ता द्वारा विचार किया जाना, और क्या है, सेंडर की कर्टेसी, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं कि कर्टेसी की हिंदी मुझे नहीं आती है, मतलब थोड़ा सा इसमें हिंदी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो भेजने वाले की कर्टेसी, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मेरा खुद का क्या वजूद है या मेरी क्या कर्टेसी है, ठीक है। तो भेजने वाले की कर्टेसी, भेजने वाले की कर्टेसी होनी चाहिए, ठीक है। कर्टेसी को एक बार हिंदी में आप लोग देख लीजिएगा इसको क्या बोलते हैं, वैसे बहुत ही कंफ्यूजन वाला था ये, ठीक है। तो प्रभावी संप्रेषण के लिए क्या आवश्यक है, स्पष्टता, सही होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, ठीक है, प्राप्तकर्ता द्वारा इसे समझाया जाना चाहिए, और भेजने वाले की कर्टेसी, यानी कि ऐसे कह सकते हैं भेजने वाले का अनुभव, ठीक है, ये सब होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, ठीक है, ये आपको प्रभावी संप्रेषण के लिए
ये अनिवार्य है। ये पूछ सकता है प्रभावी संप्रेषण में क्या क्या शामिल नहीं होगा, ठीक है। तो उसमें ऐसे ऑप्शन दे देगा कि स्पष्ट, अस्पष्ट हो, सही हो, पूरा हो, संक्षिप्त हो। तो क्या शामिल नहीं होगा? अस्पष्टता। क्यों? क्योंकि स्पष्टता होनी चाहिए। फिर ऐसे ही बताओ, इसी में से ऑप्शन देगा, ठीक है। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत ही आसान है, आप लोग इसको समझ सकते हैं और अपने दैनिक जीवन से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अगला संप्रेषण की विशेषता पे अब हम लोग आ जाते हैं कि संप्रेषण की क्या विशेषता होगी, ठीक है। संप्रेषण की विशेषता क्या होगी? तो पहला है संप्रेषण की मैं 4 विशेषता बताता हूं आप लोग को, ठीक है। एक, पहला क्या है? गतिशीलता, ठीक है। संप्रेषण गतिशील होता है, ठीक है। गतिशील होता है क्योंकि इसकी प्रक्रिया निरंतर परिवर्तनशील रहती है, ठीक है। जैसे कि व्यक्ति की अपेक्षाएं, भावनाएं, ठीक है, जो अभिवृत्तियां होती हैं समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी आया था केवल आप लोग को 20 प्रश्न कराने के उद्देश्य से, कि मैं सोचा था कि पेपर नजदीक आ रहा है तो आप लोग का समय न खाते हुए जल्दी से जल्दी 20 प्रश्न करा करके इसको खत्म कर दूंगा। लेकिन मैंने देखा कि नहीं, थोड़ा सा आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो संप्रेषण क्या होगा? गतिशील हो गया। तो संप्रेषण में गतिशीलता रहती है, ये क्या है? इसकी प्रमुख विशेषता है। दूसरा है, ये एक अविराम प्रक्रिया है, यानी कि संप्रेषण कभी भी रुकेगा नहीं। अगर हम सोएंगे तब भी सपना देखेंगे, ठीक है। लगातार विचारों का हमारे मस्तिष्क पे आक्रमण होता ही रहता है, ठीक है। मस्तिष्क क्योंकि हमारा सदैव सक्रिय रहता है, तो संप्रेषण एक अविराम प्रक्रिया है, यानी कि ये कभी भी रुकेगा नहीं, चाहे हम सोए रहें, जगे रहें, कुछ भी किए रहें, ठीक है। तो संप्रेषण की विशेषता क्या है? कि यह एक अविराम प्रक्रिया है। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? यह एक अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया, यानी कि अगर हम एक बार संदेश भेज दिए, मैं एक बार कुछ भी बोल दिया तो फिर हम उसे वापस नहीं ले पाऊंगा। यानी कि जैसे लोग बोलते हैं ना कि जबान फिसल जाए, मुंह से निकला बाण, तरकस से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, और मुंह से निकला बात कभी वापस नहीं आता, ऐसे बोलते हैं ना। यानी कि अगर एक बार हमारी जबान फिसल जाए, ठीक है, या हम एक बार किसी को कुछ कह दें तो फिर कितना भी हम क्षमा मांग लें, बातें हल्की तो हो जाएंगी लेकिन वो अपना प्रभाव एक बार छोड़ देगा जरूर, ठीक है। तो संप्रेषण क्या है? अनुत्क्रमणीय है, यानी कि वापिस नहीं किया जा सकता, ठीक है। और अंतिम क्या है कि संप्रेषण, आप लोगों को क्लास में समझ में आ रही है ना? क्लास समझ में आ रहा है ना? ये अंतः क्रियात्मक है। चलिए अभी मैं कमेंट थोड़ा सा, अभी गौरव सर ने मना किया कमेंट देखने के लिए। तो संप्रेषण एक अंतः क्रियात्मक प्रक्रिया है, यानी कि हम लगातार दूसरों के और स्वयं के संपर्क में रहते हैं, ठीक है। तो दूसरे हमारे भाषण से या हमारे व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, हम भी स्वयं अपनी बात क्रिया के प्रति अनुक्रिया देते हैं। जैसे आप बोलेंगे कि सर ये फिर से आप मुझे समझाइए, तो हो सकता है मैं कुछ चीजें भूल जाऊं या कुछ चीजों को फिर से सही से बताऊं, ठीक है। तो ऐसे में अंतः क्रियात्मक का मतलब है कि क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र इसमें बना रहेगा, ठीक है। हमेशा इसमें कुछ ना कुछ क्रिया प्रतिक्रिया, कुछ जुड़ाव, कुछ घटाव, ये बना रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा टैबलेट डिस्चार्ज हो गया है, मैं एक मिनट इसको, नहीं ये टैबलेट तो सही है, अच्छा ये फोन का है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो संप्रेषण अंतः क्रियात्मक है, ठीक है। तो संप्रेषण की विशेषताएं क्या हो जाएंगी कि यह एक गतिशील अवधारणा है, निरंतर परिवर्तनशील होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। यानी कि संप्रेषण में लगातार परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि हमारी भावनाएं, हमारी अपेक्षाएं, हमारी अभिवृत्तियां, हमारे संवेग हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। यह एक अविराम प्रक्रिया है, हम चाहे सोएं या जगे हों, लगातार विचार हमको घेरे रहते हैं, ठीक है। जैसे अभी आप सोने जाएंगे तो आपको सपना आएगा कि यार 150 में से कितने क्वेश्चन रात में करने चाहिए, ठीक है। गौरव सर ने बताया था कि 130 प्लस अटेम्प्ट करना चाहिए, 130 प्लस अटेम्प्ट किया, गलत हो गया तो क्या करना चाहिए। तो ऐसे करके लगातार हमारे मन में विचार आते रहते हैं। सोए रहेंगे तो सपना के माध्यम से आएगा, जगे रहेंगे तो वैसे ही विचारवान मनुष्य होता है, ठीक है। तो संप्रेषण एक अविराम प्रक्रिया है, कभी भी रुकेगा नहीं। यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, एक बार संदेश भेज दिया तो हम उसे वापस नहीं ले सकते, ठीक है। और यह क्या है? अंतः क्रियात्मक है, हमेशा दूसरों से और स्वयं से ये प्रभावित होता रहता है, ठीक है, प्रभावित होता रहता है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि संचार के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग संप्रेषण या संचार की विशेषताएं देख रहे थे, ठीक है। अब संप्रेषण या संचार की प्रकार देख लेंगे, ठीक है। संचार के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन क्या होता है कि इसी से प्रश्न पूछ देता है, ठीक है। अभी जो बातें थी वो तो लगभग सभी लोग जानते हैं, और मैंने उसमें कुछ ऐसा कुछ भी नया नहीं बताया है, सभी आपको पता होगा, ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया था संचार के 6 तत्व,
ऊपर यहाँ पे संचार के 6 तत्व बताया था, सॉरी 8 तत्व बताया था ना, 8 तत्व। ये संचार के टोटल 8 तत्व हैं, ठीक है। संचार के 8 तत्व हैं, क्योंकि इसमें एनकोडिंग और डिकोडिंग को शामिल नहीं किया जाता, यानी कि कूटानुवाद और संकेतन, एनकोडिंग को शामिल नहीं किया जाता। संचार के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें ये दोनों शामिल नहीं होते हैं। तो संचार के प्रमुख तत्व 6 हैं और वैसे क्या है 8 है, ठीक है। इन दोनों चीज को आप ध्यान रखिएगा, जैसा प्रश्न होगा वैसा आप बनाएंगे, ठीक है। अब संचार के हम लोग प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। मैंने बता दिया था कि संचार की संप्रेषण की विशेषता क्या होगी। यह एक गतिशील अवधारणा है, यह एक अविराम प्रक्रिया है, यह एक अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है और यह एक अंतःक्रियात्मक हमेशा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। तो संचार के संप्रेषण के प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। तो संचार के प्रकार क्या होंगे, एक होगा अंतः वैयक्तिक, ठीक है, अंतः, ठीक है, ध्यान देंगे अंतः, ठीक है, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। दूसरा क्या है अंतर, अंतर वैयक्तिक, ठीक है। तीसरा क्या है समूह, और एक और है यहाँ पे, यहाँ से जोड़ लेते हैं, एक है जनसंचार, ठीक है, जनसंचार, ठीक है। अंतःवैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक, समूह और जनसंचार, ठीक है। तो हम लोग एक काम ये करते हैं कि एक एक करके इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही बताया था कि इसका पीडीएफ नहीं अवेलेबल हो पाएगा, क्योंकि मैं पीडीएफ से पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक है, अगर आप लोग को एनसीईआरटी का ये पीडीएफ चाहिए होगा, उसमें से मैंने चीजें छाट के निकाली, अगर वो चाहिए होगा तो वो मैं उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बेसिकली जो ये कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनको काम में बात है, वो आप समझ भी नहीं पाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप ये करिए कि इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए या नोट्स बनाते चलिए। मैं ऐसा कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, तो आपको आसान हो जाएगी। अभी हम ऐसा करते हैं ना कि इसके बाद हम लोग 20-25 प्रश्नों को देख लेंगे, ठीक है। तो फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसके लिए नोट्स बनाना है, क्लास करना है कि नहीं। इसका हवा मत बनाइए, एकदम आराम से समझिए। अगर कहीं दिक्कत आ रहा है तो बताइएगा, मैं रोक के एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। तो संप्रेषण या संचार के प्रकार में पहला है अंतःवैयक्तिक संचार, ठीक है, अंतःवैयक्तिक, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संचार, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संचार क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अंतःवैयक्तिक यानी कि व्यक्ति के अंदर, ठीक है, अंतःवैयक्तिक यानी कि व्यक्ति के अंदर मनुष्य के चिंतन मनन और स्व संचार पे, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, ठीक है, तो पेपर के पहले क्या सोचता है कि यार मैं 150 क्वेश्चन कर लूं और 150 में से 148 सही हो जाए, 2 क्वेश्चन गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो विद्यार्थी क्या करेगा, हमेशा अच्छे अंक पाने के लिए सोचेगा, ठीक है। कभी भी कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं सोचेगा कि यार मैं फेल हो जाता तो बहुत मजा आ जाता, ठीक है। तो विद्यार्थी जो संचार करेगा वो क्या हो जाएगा अपने से, वो अंतर्वैयक्तिक। जैसे बेरोजगार कोई व्यक्ति है, वो सोचेगा यार मुझे जल्दी जल्दी रोजगार मिल जाए, मैं एसडीएम बन जाऊं, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई भिखारी है तो वो सोचेगा मुझे ज्यादा ज्यादा भीख मिल जाए। तो जो व्यक्ति अपने अंतर स्वयं से संचार करता है, ठीक है, स्वयं से संचार करता है, वो क्या है, अंतःवैयक्तिक संचार हो जाता है, ठीक है, अंतःवैयक्तिक संचार हो जाता है। दूसरा है, यहाँ पे दूसरा लिख देना हो, तो ये आसान था, इसलिए इसके बारे में मैंने कुछ नोट डाउन नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, अंतर्वैयक्तिक, ठीक है, वैयक्तिक स्पेलिंग सही है, हाँ चलिए वैसे सही ही होगा स्पेलिंग, ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक संचार या संप्रेषण, ठीक है, संचार या संप्रेषण दोनों एक चीज यही है, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संचार या संप्रेषण क्या होता है, जब किसी संचार या संप्रेषण की प्रक्रिया में दो या दो से अधिक, देखिए मैं एकदम आराम से लिख रहा हूं, आप लोग नोट्स बना सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक लोग जब शामिल हों। अंतर्वैयक्तिक संचार क्या हो जाएगा, जब 2 या 2 से अधिक लोग शामिल होंगे, जैसे साक्षात्कार हो गया, कार्यालयीय वार्तालाप हो गया, समाचार हो गया, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक संचार हो जाएगा, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संचार को मैं इसको यहां से डिलीट कर दे रहा हूं, चाहे यहीं लिख दे रहा हूं, कोई बात नहीं है। अंतर्वैयक्तिक संचार को फिर 2 भागों में बांटेंगे, ठीक है, ये मोटा हो गया। अगर कोई नीचे मतलब गौरव सर इसको देख रहे हो तो थोड़ा सा 1 गिलास पानी भिजवा दे ऊपर, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक संचार, हाँ लाइव बने हुए हैं गौरव सर, ठीक है। तो अंतर्वैयक्तिक संचार क्या हो जाएगा, इसके 2 भाग हो जाएंगे, एक हो जाएगा शाब्दिक संचार, ठीक है, शाब्दिक संचार, दूसरा क्या हो जाएगा अशाब्दिक, ठीक है, अशाब्दिक।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा, नोट डाउन बाद में कर लीजिएगा, अभी वीडियो पे बने रहिए, वीडियो ये लाइव होने के बाद भी रहेगा, ठीक है, वीडियो ये लाइव होने के बाद भी रहेगा। अभी आप लोग ध्यान से इसको समझेंगे तो ये आपकी चीजें सही करा देगा, ठीक है। शाब्दिक संचार के फिर दो भाग हो जाएंगे, एक हो जाएगा मौखिक और दूसरा हो जाएगा लिखित, ठीक है, मौखिक या लिखित। फिर अशाब्दिक के 5 भाग हो जाएंगे, ठीक है, अशाब्दिक संचार के 5 भाग हो जाएंगे। इसमें यही फंसाने वाला है, ठीक है, फंसाने वाला है। हालांकि क्वेश्चन मतलब एक दो ही आते हैं, लेकिन फंसा देता है। अशाब्दिक संचार के जो 5 पहलू होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक है प्रॉक्सेमिक्स, ठीक है, प्रॉक्सेमिक्स, इसके 2 होते हैं, मौखिक और लिखित, ठीक है। दूसरा है काइनेसिक्स, ठीक है, काइनेसिक्स। अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि सर इसकी इंग्लिश बता दीजिए, क्योंकि इंग्लिश मेरे बस की नहीं है, ठीक है। अगला है पार्श्व भाषा, ठीक है, हाँ मैं ये पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की क्या है, ठीक है। तीसरा है हैप्टिक या स्पर्श भाषा, ठीक है, स्पर्श भाषा अशाब्दिक संचार में। और चौथा है पांचवा है क्रोनोमिक्स, ठीक है, क्रोनोमिक्स, ठीक है। अब देखिए अंतरवैयक्तिक संचार, अब इसके पहले मैंने बताया था अंतरवैयक्तिक संचार जो स्वयं से हो, ठीक है। अगला मैंने बताया अंतरवैयक्तिक संचार, ठीक है। तो अंतरवैयक्तिक संचार क्या हो जाएगा? जब 2 या 2 से अधिक लोगों के मध्य संचार होगा, ठीक है। शाब्दिक संचार कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार के, एक होगा मौखिक, एक होगा लिखित, ठीक है। मौखिक संचार क्या हो जाएगा? जब भी हम कोई संदेश या सूचना मौखिक उच्चारण द्वारा प्रेषित करें, ठीक है, जब भी कोई संदेश या सूचना मौखिक उच्चारण द्वारा प्रेषित करें तो उसे मौखिक संचार कहेंगे। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मैं आपको कुछ भी बोल के बता रहा हूं, ठीक है, लिख रहा हूं। लिखित संचार क्या हो जाएगा? जब मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है। तो मौखिक और लिखित संचार आसान हो जाएगा, आसान है आपके लिए, ठीक है। धन्यवाद। ठीक है, तो मौखिक संचार और लिखित संचार। अब देखते हैं अशाब्दिक संचार, ये क्या होता है? अशाब्दिक संचार क्या होता है? जैसे हम लोग क्या होते हैं कि जब संप्रेषण होती है, संप्रेषण जब हम लोग अगर सही से समझेंगे तो हमको पता चलेगा कि संप्रेषण का मतलब केवल लिखित या मौखिक ही संप्रेषण नहीं होगा, ठीक है। एक हमारे अज्ञे हुए हैं, कवि हुए हैं अज्ञे, ठीक है, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञे, उन्होंने बताया था कि मौन भी अभिव्यंजना है, उतना ही कहो जितना तुम्हारा सच है, ठीक है। तो मौन को भी अभिव्यंजना बताया गया है, ठीक है। तो अशाब्दिक संचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण संचार है, ठीक है। जैसे प्रॉक्सेमिक्स संचार की अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? संचार प्रक्रिया में स्पेस का क्या महत्व है, ठीक है, स्पेस या दूरी या स्थान, ठीक है। तो प्रॉक्सेमिक्स क्या हो जाएगा? संचार प्रक्रिया में स्पेस, दूरी या स्थान का क्या महत्व है, ठीक है। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि समझाना आसान रहे। संचार प्रक्रिया में स्पेस, दूरी या स्थान का क्या महत्व है? जैसे कि मैं अपने अगल बगल मुझसे लेकर के हर चीज तक, ठीक है, जैसे मैं आपसे दूर बैठा हूं, ठीक है, तो मेरी बातों का उतना हो सकता है आप वीडियो देख रहे हो और सामने किसी से चैट कर रहे हो, ठीक है, या अन्य कोई काम कर रहे हो, ठीक है, वो अगर आप मेरे सामने बैठे रहते तो आप शायद ये काम नहीं करते, ठीक है। तो दूरी या स्थान या स्पेस का क्या महत्व है अशाब्दिक संचार पे, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे प्रॉक्सेमिक्स संचार, ठीक है। ऐसे ही काइनेसिक्स क्या हो जाएगा? काइनेसिक्स क्या हो जाएगा? बॉडी लैंग्वेज का, ठीक है। जैसे मैं सामने बैठा हूं, आपको देख करके मुस्कुराऊंगा तो आप भी मुस्कुराएंगे, ठीक है। तो संचार का ये बॉडी लैंग्वेज क्या इफेक्ट डालेगा अशाब्दिक संचार में? बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के प्रयोग, इसको क्या बोलेंगे? काइनेसिक्स बोल देंगे, ठीक है। पार्श्व भाषा क्या हो जाएगी? जैसे मान लीजिए मैं धीरे से बोल रहा हूं अपनी बात को, ठीक है, तो आप ध्यान नहीं देंगे उतना, मैं उसी बात को तेज बोलूंगा, आपका तुरंत ध्यान आकर्षित हो जाएगा। तो यानी कि भाषा में टोन या पिच का क्या महत्व है, इस पे जो आधारित होती है उसको पार्श्व भाषा बोलेंगे, ठीक है, टोन या पिच, ठीक है। अगला है स्पर्श भाषा, यानी कि जब संचार में स्पर्श का प्रयोग हो, जैसे कि आप मान लीजिए कोई दोस्त है आपका या कोई आपका छोटा भाई है, वो फेल हो जा रहा है, ठीक है, आप उसको बोल देंगे दूर से, यार चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, बहुत लोग फेल होते रहते हैं,
चलता है, ठीक है। दूसरा, आप उसको गले लगाएंगे और बोलेंगे यार भाई यही फेल अंतिम नहीं है, ठीक है, अभी जिंदगी बहुत है और आगे भी बहुत सारे मौके हैं, फिर से प्रयास करो, उठो, जागो, भागो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। तो मिलके जो स्पर्श करके आप जो संचार कर पाएंगे उसे बोलेंगे स्पर्श भाषा या स्पर्श संचार, ठीक है। अब अगला क्या हो जाएगा, क्रोनोमिक्स, ठीक है। संचार में समय का क्या महत्व है, इसको क्रोनोमिक्स बोलेंगे, समय का, ठीक है, समय का रोल क्या है। जैसे कि मान लीजिए मैं एक शब्द बोल रहा हूं, जैसे मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूं, जैसे अशाब्दिक संचार के पहलू क्या क्या है, ठीक है। जिन संचार में व्यक्ति संदेश को प्रेषित करने के लिए भाषा के अतिरिक्त अशाब्दिक व्यवहारों का उपयोग करता है, ऐसे शब्दों को अशाब्दिक संचार बोलते हैं, ठीक है। मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ या मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, जिस संचार में व्यक्ति संदेशों को प्रेषित करने के लिए भाषा के अतिरिक्त अशाब्दिक व्यवहारों या संकेतों का प्रयोग करें, ऐसे सब संचार को अशाब्दिक संचार कहते हैं। यानी कि मैं प्रॉपर जगह जगह पे विराम ले रहा हूं, ठीक है। तो समय का महत्व का मतलब है कि मैं दो शब्दों के बीच कितना गैप दे रहा हूं, ठीक है। तो मैं कहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, ठीक है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा मैं इसको गलत समझा दे रहा हूं। है क्या, संचार में समय के रोल या महत्व को, ठीक है। जैसे संचार अशाब्दिक संचार हो रहा है, ठीक है, तो मैं अपने इसको मतलब बोलने में अप्लाई नहीं करेंगे, चीजें मैं सही बता रहा था, बशर्ते क्या होगा, ये संकेतों के माध्यम से होगा। जैसे कि सपोज कर लीजिए कि कोई प्रेमी प्रेमिका बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपस में एक दूसरे से दूर से ही आंखों में इशारे कर रहे हैं। अब एक इशारे के बाद दूसरे इशारे में कितने समय का गैप है उसको बोलेंगे, ठीक है, क्रोनोमिक्स, ठीक है। यानी कि समय कितना ले रहा है, ठीक है। वो बोल रहा है कि आज चले मूवी देखने, ठीक है, क्लास चल रही है, बोल रहा है कि चले मूवी देखने, तो वो इधर से उसका जो दोस्त है वो बोलता है हाँ ठीक है चलते हैं मूवी देखने। तो वो अपनी प्रतिक्रिया देने में क्या समय लगा रहा है उसको क्रोनोमिक्स बोलेंगे। यानी कि जब अशाब्दिक संचार के मध्य समय का प्रयोग हो, ठीक है, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, क्रोनोमिक्स। तो आशा करता हूं अशाब्दिक संचार आप लोग को समझ में आ गया होगा। जैसे पलकें उठा लेना, ठीक है, जो दिखाएगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। पीछे छूना से मतलब बोलेगा कि अत्यधिक आत्मविश्वास का ये बताता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे जम्हाई लेना मतलब कि मुझे अब उबन हो रही है, ठीक है। ऐसे ही ये क्या होगा, क्रोनोमिक्स। जैसे जैसे जितना समय के साथ ये परिवर्तित होगा उसको क्या बोले, वो क्या हो जाएगा अशाब्दिक संचार में क्रोनोमिक्स, ठीक है। तो प्रोक्सेमिक्स, काइनेसिक्स, पार्श्व भाषा, स्पर्श भाषा और क्रोनोमिक्स, ये आप जब भी क्वेश्चन लगाएंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, समूह संचार, ठीक है। अगला या ये तीसरा था, ठीक है। तो पहला ये था, दूसरा था अंतर्वैयक्तिक, तीसरा है समूह संचार, ठीक है। तो यहां हम लोग लिख देते हैं तीसरा समूह संचार। सर कितने क्वेश्चन करने चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेने चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ही क्यों अधर में लटकना है, ठीक है। तो कम से कम 60 प्लस क्वेश्चन तो करिए ही, 2 मिनट पर क्वेश्चन को आप दे सकते हैं अगर 60 क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपकी एक्यूरेसी सही है तो आप आराम से इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो समूह संचार क्या है, समूह संचार क्या है, जैसे यह संचार का जैसे ये जो अंतरवैयक्तिक संचार होता है, ठीक है, अंतरवैयक्तिक संचार, इसी को कह सकते हैं कि बड़े रूप में, ठीक है, अंतरवैयक्तिक संचार का ये एक बड़ा रूप होता है, ठीक है। जैसे गोष्ठी चल रही हो, जैसे आप देखेंगे कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो पार्टियां क्या करेंगी, गोष्ठी का आयोजन करेंगी, शिविर लगाएंगी, ठीक है। तो जब सार्वजनिक व्याख्यान या सभा जैसी हो, ठीक है, यानी कि 2 से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी हो, ऐसे में क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, समूह संचार बोलेंगे, ठीक है। तो समूह संचार क्या होगा, एक मिनट में होगा, समूह संचार क्या होगा कि 2 से अधिक व्यक्तियों की भागीदारी होगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न आ सकता है ऐसे, अब आप लोग मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थोड़ा सा इसको जवाब दें कि समूह संचार में मैं आप लोग को बताना है स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। समूह संचार अंतरवैयक्तिक संचार के मुकाबले इसमें जो प्रतिपुष्टि होगी वो धीमी होगी, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग को बस यस या नो बताना है कि मैं बोल रहा हूं स्टेटमेंट कि समूह संचार में पहला स्टेटमेंट कि समूह संचार में फीडबैक जो है अंतरवैयक्तिक संचार के मुकाबले धीमा होगा, ठीक है। दूसरा है ये धीमा क्यों होगा, क्योंकि शोर समस्या बन के उभरेगा, ठीक है। तो कथन कारण वाला ऐसे प्रश्न आ सकता है, तो आप लोग बताइए। पहला स्टेटमेंट ये कथन ये है कि संचार में
संचार, जो समूह संचार है उसमें फीडबैक अंतर व्यक्तिक संचार के मुकाबले धीमा और व्यवधानपूर्ण होगा। कारण है क्योंकि इसमें शोर आ जाता है, ठीक है, शोर ज्यादा होगा। तो आप लोगों को बताना है कथन कारण वाला, ठीक है, कि कथन सही है, कारण सही व्याख्या कर रहा है, कथन गलत है, कारण सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, ठीक है। तो हाँ, तो बिल्कुल दोनों सही हैं। क्या होता है कि जैसे समूह संचार, आप सोचिए कहीं सभा चल रही हो, ठीक है, सब सभा चल रही हो और वहां पे सामने वाला कुछ बोल रहा हो, और सामने क्या होगा, जरूर देखेंगे कि आप जब भी कथा होगा, सभा होगी, तो आपस में लोग घर की पंचायत बतियाने लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जो फीडबैक होता है वो धीमा और व्यवधानपूर्ण होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि शोर आ जाता है, ठीक है। तो समूह संचार अब आप लोग को समझ में आ गया, ये अंतर व्यक्तिक संचार का ही एक विस्तृत रूप होता है, ठीक है, अंतर व्यक्तिक संचार का विस्तृत रूप। तो ऐसे ही प्रश्न बनाते हैं, आसान आसान सा प्रश्न रहता है, अगर आप लोग इसको समझ लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब अगला है चौथा, पांचवा जनसंचार था ना, हाँ ठीक है। तो चौथा था जनसंचार, ठीक है, जनसंचार। अब जनसंचार क्या है? जन मतलब मनुष्य, संचार मतलब होता है सूचना फैलाना, ठीक है, यानी कि कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो जब जन समूहों के मध्य संचार हो तो उसे जनसंचार बोलेंगे, ठीक है, जनसंचार बोलेंगे। अब जनसंचार क्या हो जाएगा, जैसे आप समझ लीजिए कि रेडियो, ठीक है, रेडियो, टेलीविजन, ठीक है। हो सकता है साल भर बाद यूपीएससी हिंदी के 20 लाख सदस्य हों और ऐसे ही लाइव क्लास पे लगभग 20-25 लाख हजार लोग लाइव हों, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या हो जाएगा, जनसंचार हो जाएगा। अभी क्या है, ये समूह संचार है, ठीक है। तो जनसंचार मतलब बहुत ही बड़े स्तर पे रेडियो, दूरदर्शन, प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है, या फिल्म हो गया, ठीक है। ऐसे में जब सूचना साझा साझा होगी तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, जनसंचार बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें रह गई थी, जैसे क्या होता है कभी कभी प्रश्न में, जैसे जो प्रश्न थे उसी के आधार पे ये सब बनाया गया था, ठीक है। तो एक बार एक ये देख लेते हैं, समूह संचार में, समूह संचार में एक चीज ये छूट गया था कि कैसे चीजें जाती हैं, ठीक है। तो समूह संचार में एक स्रोत होगा, ठीक है, स्रोत होगा, स्रोत एक संदेश देगा, ठीक है, संदेश के एक श्रोता होंगे, श्रोता के पास जाएगा, इससे प्रभाव कुछ उत्पन्न होगा, प्रभाव के कारण प्रतिपुष्टि होगी, ये दो तरफा होगा प्रतिपुष्टि, ठीक है, ये दो तरफा प्रतिपुष्टि होगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा समूह संचार में, ठीक है। इसी प्रकार जो जनसंचार है, जनसंचार, ठीक है, जनसंचार, इसमें एक संदेश है, इसको किसी माध्यम से भेजा जाएगा, रेडियो, टेलीविजन या किसी भी माध्यम से, ठीक है। इसके कुछ प्राप्तकर्ता होंगे, ठीक है, ये एक प्रभाव उत्पन्न करेगा, ठीक है, इसकी कुछ फीडबैक होंगे, ठीक है, जरूरी नहीं कि तुरंत आए, जैसे मोदी जी रेडियो पे मन की बात करते हैं, ठीक है। फिर इसका एक सेंडर होगा या संचारक, ठीक है। तो ये एक तरफा प्रक्रिया भी हो सकती है। तो जनसंचार एक तरफा प्रक्रिया भी हो सकती है, हो जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपकी बात तुरंत सुने भी, ठीक है। तो ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि जनसंचार के क्या नुकसान हैं या जनसंचार के क्या फायदे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये मेरे हिसाब से संप्रेषण और अंतर्व्यक्तिक कौशल ये समाप्त होता है, ठीक है। एक हम लोग का बच गया था सॉफ्ट स्किल, और इसमें बच नहीं गया था, मतलब इसको थोड़ा सा बड़े में बताना था, सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं इसको नीचे यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक है। सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल क्या होगा, तो जब अंतर्व्यक्तिक कौशल होगा, अंतर्व्यक्तिक कौशल, इसको दो उपसमूहों में बांटा गया था, एक हार्ड, ठीक है, या तकनीकी इसको बोला गया था, हालांकि मैंने इसे बता तो दिया था संक्षेप में, हाँ वही है, ठीक है। एक है सॉफ्ट स्किल, ठीक है, या सामाजिक,
ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग को प्रश्न भी करना है तो जल्दी से प्रश्न पे आ जाते हैं। ठीक है, तो हार्ड स्किल या सामाजिक स्किल। अब ये क्या है, जैसे जो तकनीकी पक्ष थे, जब भी हम अपने अंतर व्यक्ति या दो या दो से अधिक लोगों के मध्य अपने जब विचारों को साझा करेंगे तकनीकी माध्यम से, जैसे ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, रेडियो के थ्रू, तकनीकी माध्यम का प्रयोग करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तकनीकी हार्ड कौशल। ठीक है, सॉफ्ट कौशल या सामाजिक कौशल क्या हो जाएगा, इसको जन कौशल भी बोल देते हैं लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि जब हम सामने सामना, ठीक है, सामाजिक रूप से स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है, या स्वयं को बता मतलब सामने रख करके डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट अगर हम अपनी बात को रखते हैं तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग, सामाजिक कौशल। ठीक है, इसी में जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको मोटी मोटा ऐसे ही समझना था, बाकी इसमें कुछ था नहीं हार्ड और सॉफ्ट कौशल पे। अब हम लोग एक बार प्रश्नों को देख लेते हैं। अगर इस बीच आप लोगों को मैं एक बार कमेंट देख लेता हूँ, अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक कोई डाउट नहीं है, अब हम लोग फटाक से प्रश्नों को देख लेंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है। अब आप लोग देखिए, मैं इसको जब तक बताऊं उससे पहले आप लोग इसको बताएं। ठीक है, जैसे देखिए पहला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, बहुत ही आसान प्रश्न रहता है। अब आप लोग बताइए एक बार। ठीक है, अब प्रश्न का आप लोग जवाब देते रहिए जल्दी जल्दी। मैं देखिए 10 सेकंड तक रुकूंगा, उसके बाद फिर मैं इसका उत्तर बताने लगूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता है। पहला है लोक कौशल, दूसरा है मृदु कौशल, तीसरा है जीवन कौशल, चौथा है संगठनात्मक कौशल। ठीक है, तो ऑप्शन बताइए। आप लोग यहाँ पे पंचायत कर रहे हैं, कमेंट में पंचायत चल रहा है। प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग फटाक से। ठीक है, तो जीवन कौशल बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, लोक कौशल, मृदु कौशल या संगठनात्मक कौशल क्या हो जाएगा, ये परस्पर मानवीय व्यवहार है। ठीक है, परस्पर मानवीय व्यवहार है, परस्पर मानवीय व्यवहार। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न था, परस्पर मानवीय व्यवहार पर आधारित है। अंतर्वैयक्तिक संबंध क्या हो जाएगा, एक दूसरे के मध्य। ठीक है, तो लोक कौशल एक दूसरे के मध्य, मृदु कौशल एक दूसरे के मध्य, संगठनात्मक कौशल एक दूसरे के मध्य, जीवन कौशल क्या हो जाएगा, स्वयं का हो जाएगा। तो इसलिए सही विकल्प क्या हो जाएगा, नहीं किया जाता, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नहीं किया जाता ये ध्यान रखेंगे, सही विकल्प हो जाएगा इसका जीवन कौशल। ठीक है, डी किसी ने आंसर दिया है, संगठनात्मक कौशल में अंतर्वैयक्तिक संबंध आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अगला है अंतर्वैयक्तिक कौशल के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति को अंग्रेजी, हिंदी तथा एक अन्य भारतीय भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति को अंग्रेजी तथा हिंदी भाषाओं का ज्ञान हो, व्यक्ति को किसी भाषा का ज्ञान हो, व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। ठीक है, तो उत्तर बताइए इसका क्या होगा। हाँ नहीं, अनस्तासिया आपका सही है, उत्तर बिल्कुल सही है। देखिए इसका हो जाएगा व्यक्ति किसी भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। ठीक है, अंतर्वैयक्तिक कौशल में इंपॉर्टेंट क्या है, संप्रेषण करना। अच्छा, क्यों, अब सबसे अच्छा विकल्प इसमें चुनना होता है। ठीक है, व्यक्ति को हिंदी अंग्रेजी भाषाओं का ज्ञान हो, पता चले वो सामने से कर ही ना पाए, तो अंतर्वैयक्तिक कौशल में इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति अपनी भाषा, कोई भी भाषा में प्रभावशाली ढंग से संप्रेषण कर सके। संप्रेषण अनिवार्य है, न कि किसी भाषा का ज्ञान। ठीक है, बिना भाषा के भी अगर अंतर्वैयक्तिक कौशल है तो बिना भाषा के, जैसे मैंने बताया था कि अशाब्दिक भी आप संप्रेषण कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए अगला, तो दूसरे का डी सही हो जाएगा, डी विकल्प सही है। सब इंग्लिश भी बताएं, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी कमजोर है तो थोड़ा सा ये एक सीमा है। ठीक है, आप लोग इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि इंग्लिश बचाना है, इंटरपर्सनल व्यवहार। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, इंग्लिश में थोड़ी सी मेरे हाथ तंग है। गौरव सर अच्छे से इंग्लिश। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, थोड़ा सा हम लोग को बाहर मौसम यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, और लाइट भग चुकी है, अभी अंधेरे में हम लोग बैठे हुए हैं। तो अभी आप लोग जल्दी जल्दी प्रश्न बताएंगे। ठीक है,
सर सबका नहीं, बस टर्मिनोलॉजी का। देखिए दिक्कत क्या है कि अभी हम लोग इस पे सीसैट पे काम कर रहे थे, उसी में से बीच में से ये पेपर में उठा के ले आया हूँ। ठीक है, अभी हमारी टीम सीसैट के भविष्य में जैसे हम लोग सीसैट पे भी क्लास शुरू करने वाले हैं, तो उसमें हम लोग ये जल्दी जल्दी में ले आए हैं, तो इसका भी इंग्लिश ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। हाँ, एक काम ही आप लोग ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है अगर उसको आप कहीं से पा लेते हैं तो इंग्लिश हिंदी दोनों में वहां मिल जाएगा, क्योंकि ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। ठीक है, तो अगला देखिए, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। दूसरा है लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब बताइए इसका क्या उत्तर होगा। ठीक है, तो क्या उत्तर होगा आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। कथन कारण वाला है, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। ठीक है, क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि लगा देना है, क्योंकि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। अब बताइए जल्दी से इसका क्या उत्तर होगा। ठीक है, डी उत्तर नहीं होगा, ए उत्तर होगा। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। ठीक है, अंतःवैयक्तिक व्यवहार की बात कर रहा है, अंतर्वैयक्तिक व्यवहार की बात कर रहा है। ठीक है, अंतर नहीं है। अंतर्वैयक्तिक व्यवहार क्या हो जाएगा, जब दो या दो से अधिक लोगों की बात होगी, लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, इसलिए अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। आप फल वाले से, सब्जी वाले से जब अंतर्वैयक्तिक व्यवहार करते हैं तो क्या होगा, आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होंगे। ठीक है, और एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ भी सकता है। ठीक है, अब बताइए क्या होगा इसका उत्तर। ठीक है, सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता और अनुरक्ति की आवश्यकता। देखिए बहुत ही क्लोज उत्तर है, सभी उत्तर सही हो सकते हैं, बहुत ही क्लोज है। ठीक है, पीसीएस में ये प्रश्न पूछा हुआ था और किसी पीसीएस में था, मतलब यूपी पीसीएस में था, कहीं था, और आयोग भी कंफ्यूज था कि क्या इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर बताइए, कौन दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता दर्शाता है। ठीक है, तो सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता, नियंत्रण की आवश्यकता और अनुरक्ति की आवश्यकता। ठीक है, तो इसका जवाब बी लोग बता रहे हैं, बी इसका जवाब नहीं है। इसमें क्या है, अनुरक्ति। ठीक है, सम्मिलित होने की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता, व्यक्तिकरण की आवश्यकता और नियंत्रण की आवश्यकता तो होगा नहीं, क्योंकि ये दूसरों के साथ संबद्ध होने की आवश्यकता नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सम्मिलित होने की आवश्यकता देखें तो ये थोड़ा सा सही हो सकता है, लेकिन अनुरक्ति ये ज्यादा घुस के सम्मिलित होता है। ठीक है, अनुरक्ति माने किसी दूसरे के प्रति भक्ति, तो अनुरक्ति ज्यादा घुस के सम्मिलित होता है। इस प्रकार इसका उत्तर डी हो जाएगा, सबसे सही उत्तर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चौथे का अगला है, अंतर्वैयक्तिक कौशल की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा है। ठीक है, अब ये आप लोग बताइए, एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार संप्रेषित करता है। ठीक है, अपने कार्य को किस प्रकार प्रस्तुत करता है, अधीनस्थों से किस प्रकार अंतः क्रिया करता है और दूसरे से किस प्रकार संबंधित है। तो ये आप लोग उत्तर बताइए। ठीक है, इसको मैंने अभी बताया हुआ था, लोग डी उत्तर बता रहे हैं। नहीं विजयपाल जी, इसका उत्तर डी नहीं होगा। अंतर्वैयक्तिक कौशल क्या होगा, एक व्यक्ति अपने विचारों को किस प्रकार संप्रेषण करता है, संप्रेषण इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विवेक सिंह का जवाब बिल्कुल सही है, पांचवे का विकल्प हो जाएगा ए। ठीक है, अगला है, संप्रेषण में किस KISS का नियम किस अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो किसी भाषा को जटिल रूप में व्यक्त करना, गोल मटोल बनाकर कहना, सांकेतिक रूप में व्यक्त करना या सरल व संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करना। ठीक है, तो किस का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। ठीक है, तो किस क्या हो जाएगा, किसी बात को सरल व संक्षिप्त तरीके से प्रस्तुत करना। ठीक है, देखिए कितना आसान प्रश्न, आप लोग सब लोग उत्तर बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग आराम से उत्तर बता दे रहे हैं, ऐसा कुछ इसमें था ही नहीं, और 10 से 5 तो कम से कम आ ही जाता है, तो इसको आप आराम से सही कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है, बताइए जल्दी से। यूपीएससी 2018 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, तो माध्यम, जीवन मूल्य एवं दृष्टि, संचरण व सूचना। जल्दी से इसका फटाक से उत्तर बताइए, इसका उत्तर मैं नहीं बताने वाला हूँ, 10 सेकंड का समय है, जिसका पहला उत्तर आ जाएगा। ठीक है, हाँ पहला उत्तर आ चुका है विवेक सिंह का, बी। ठीक है, बी बिल्कुल सही है, जीवन मूल्य एवं दृष्टि संप्रेषण प्रक्रिया के अंग नहीं है, क्योंकि माध्यम होना ही चाहिए, जो संप्रेषण है वो संचित होना चाहिए, सूचना मिलनी चाहिए, ये सब आवश्यक है। जीवन मूल्य एवं दृष्टि ये
संप्रेषण प्रक्रिया में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होता है। ठीक है, मैं अपनी बात को कैसे कह रहा हूँ, उस बात पर मेरे जीवन मूल्य और दृष्टि का प्रभाव रहेगा। ठीक है, लेकिन ये संप्रेषण प्रक्रिया में का अंग नहीं होगा। ठीक है, तो सही विकल्प हो जाएगा इसका बी, जीवन मूल्य एवं दृष्टि। ठीक है, अगला फटाक से बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, परानुभूति, देखिए मैंने ये आपको कहीं पढ़ाया नहीं है, लेकिन तब भी आप लोग उत्तर बता लेंगे, क्योंकि आप लोग संप्रेषण कौशल एवं अंतर व्यक्ति कौशल में निपुण हो चुके हैं। ठीक है, निपुण हो चुके हैं, तो जल्दी से बताइए, परानुभूति, बहिर्मुखरता, संवेगात्मक अस्थिरता और सत्तावादिता। जल्दी से बताइए, सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें से क्या होना चाहिए। ठीक है, कई लोग का जवाब आ रहा है सी, ए नहीं, गलत है। अजितेश वाजपेयी नॉलेज प्लेटफॉर्म, इनका जवाब है ए। ठीक है, तो परानुभूति यानी कि दूसरे की जगह खुद को रख करके देखना। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कोई बुजुर्ग आपके पास आता है, आप उसकी मदद तभी कर पाएंगे जब आप समझेंगे कि हाँ वो बुजुर्ग किस कष्ट में है, मतलब अच्छे से मदद कर पाएंगे। ठीक है, तो वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें हो जाती है परानुभूति। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा ए, परानुभूति। जिन्होंने भी जवाब दिया था उनका सही है, ये सब यूपीपीएससी में पूछा है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग करिए, किसी संगठन में अधिकारी और अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ है कि अधीनस्थों को संतुष्टि प्रदान करती है, समूह संबंधों को घटाती है, प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है और अधीनस्थों को हतोत्साहित करती है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसका उत्तर बताइए। ठीक है, तो प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है, पहला उत्तर फिर से अजितेश वाजपेयी नॉलेज प्लेटफॉर्म का आया है। प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है। ठीक है, यह समूह संबंधों को बढ़ाएगी, अधीनस्थों को संतुष्टि प्रदान भी कर सकती है या नहीं भी प्रदान कर सकती है, हो सकता है वो खिंच जाए। ठीक है, और अधीनस्थों को प्रोत्साहित करती है, लेकिन यह प्रभावी निर्णय निर्माण प्रक्रिया को सुगम जरूर बनाएगी। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अगले प्रश्न पे, उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं। ये बताइए फटाक से बताइए, सृजनात्मकता, समूह सोच, अनौपचारिकता और मनोवैज्ञानिक सतर्कता। ये भी देखिए यूपीपीएससी, ये जितने भी प्रश्न हैं सब कभी ना कभी यूपीपीएससी या अन्य जगह अन्य पीसीएस में ये पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उच्च अनुरूपता समूह में लिए गए अतार्किक निर्णय, यानी कि समूह में अगर निर्णय हो रहा है और वह निर्णय कैसा है, अतार्किक है, तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो समूह में निर्णय लिया गया है, दूसरा अतार्किक निर्णय है। ठीक है, तो सृजनात्मकता तो होगी नहीं। ठीक है, अगला क्या है, अनौपचारिकता तो होगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, औपचारिक, अगर समूह है तो वो औपचारिक होगा। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक सतर्कता, अगर मनोवैज्ञानिक सतर्कता होगा तो अतार्किक निर्णय नहीं होगा, तो क्या हो जाएगी, ये समूह सोच हो जाएगी। नहीं, डी उत्तर नहीं है, फिर से अजितेश नहीं, 10वीं का बी ये बता चुके हैं, शालिनी वर्मा, उसके पहले आ चुका सोनी तिवारी। ठीक है, तो इन्होंने बताया था, सही उत्तर समूह सोच हो जाएगा, क्योंकि अतार्किक निर्णय है। जानेंगे जब भी प्रश्न करेंगे तो प्रश्न में क्या टर्म पूछा जा रहा है उसको, और आप लोगों को प्रश्न करना हो तो बताइए, आगे प्रश्न करवाया जाए कि उसको यहीं पे समाप्त किया जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है, समूह सोच होता है। ठीक है, समूह सोच होता है। चलिए 5 प्रश्न और देख लेते हैं। ठीक है, कितने प्रश्न है, 15 तक कर लेते हैं इसको। ठीक है, 15 तक कर लेते हैं। अगला है, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है। ठीक है, सर्वाधिक उपयोगी है, पहला निष्क्रिय, आक्रामक, दृढ़तापरक और निष्क्रिय आक्रामक। ठीक है, जल्दी से उत्तर बताइए। अच्छा, समाप्त किया जाए, हमारे जीके का बोलना है कि समाप्त किया जाए। ठीक है, तो बस 5 प्रश्न और कर लेते हैं, उसके बाद इसको समाप्त करते हैं। ठीक है, यूपीएससी हिंदी के साथ आप लोग बने रहिए। सीसैट, यूपीएससी और यूपीपीसीएस दोनों के लिए हम लोग जल्दी कोर्स लेके आने वाले हैं। ठीक है, थोड़ी सी व्यवस्था यहाँ पे सही हो जाए। 11वें का श्री, बिल्कुल दृढ़तापरक, अगर आप किसी चीज को दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, ठीक है, तो वो सर्वाधिक उपयोगी मानी जाती है। क्योंकि अगर आप किसी चीज पर निष्क्रिय बढ़े रहेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है, आप निष्क्रिय बढ़े रहेंगे तो वो आपको नुकसान पहुंचा देगी। ठीक है, आप हमेशा आक्रामक रहेंगे तो ये भी आपको
गलत निर्णय लेने पे प्रोत्साहित कर सकता है। निष्क्रिय आक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि निष्क्रियता फिर से वहां पे अगर आप निष्क्रिय रहेंगे और रह के आक्रमण कर देंगे तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर आप किसी चीज पे दृढ़ निश्चय रहते हैं, ठीक है, आपको सीसैट नहीं आता है लेकिन आप दृढ़ निश्चय है कि नहीं नहीं हम कर ले जाएंगे और रोज मेहनत करते हैं तो आप जरूर कर ले जाएंगे, तो दृढ़ता परक सर्वाधिक उपयोगी साबित होता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है अप्रत्यक्ष, अनौपचारिक, मौन और औपचारिक। ये भी 2018 का प्रश्न है। ठीक है, तो कौन सा शामिल नहीं है? तो क्या कक्षागत संप्रेषण में अप्रत्यक्ष होता है? नहीं। अनौपचारिक होता है? ठीक है, सॉरी, प्रश्न है नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देंगे। उत्तर बताइए आप लोग फटाक से इसका, कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, 12वें का बी बिल्कुल। तो क्या होगा कि अप्रत्यक्ष संप्रेषण भी हो सकता है, टीचर डायरेक्ट ना आकर के आपको बाहर से बता दे, ठीक है, या दूर से इंस्ट्रक्शन देके चले जाए। ठीक है, अनौपचारिक संप्रेषण नहीं होगा, हमेशा औपचारिक संप्रेषण होता है। ठीक है, मौन संप्रेषण भी हो सकता है, टीचर बोल रहे कि आप लोग मन में पढ़िए और कोई किसी को नहीं बताएगा, या इशारों से बता सकती है टीचर कि ये चीज आपको करना है। ठीक है, औपचारिक संप्रेषण होना आवश्यक है कक्षागत संप्रेषण में। ठीक है, तो अनौपचारिक इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला है किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सदस्य संतुष्टि, प्रक्रिया, सदस्य संतुष्टि और सूचनाओं के सत्ता अंतरण। ठीक है, 12वें का ए किसी ने बताया नहीं, गलत है। 12वें का बी सही है, अनौपचारिक संप्रेषण। ठीक है, अनौपचारिक संप्रेषण नहीं होता है, कक्षा में हमेशा औपचारिक संप्रेषण ही होता है। ठीक है, अगला है किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो सदस्य असंतुष्टि, सक्षम निर्णय प्रक्रिया, सदस्य संतुष्टि और सूचनाओं के सक्षम अंतरण, यानी कि वृत्ताकार संचार। ठीक है, वृत्ताकार संचार। ठीक है, एक तो इसमें जन संचार हो सकता है। ठीक है, जन संचार भी एक वृत्ताकार संचार का, अभी मैंने बताया था, वृत्ताकार संचार का प्रकार है। ठीक है, या कोई वृत्ताकार टेबल बैठा तो उसको आप अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सूचनाओं के सक्षम अंतरण, सदस्य की संतुष्टि है या असंतुष्टि नहीं है, ये वृत्ताकार संचार में संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि अगर जन संचार में जाएंगे तो प्रतिपुष्टि बहुत ही मुश्किल से आती है। ठीक है, और सक्षम निर्णय प्रक्रिया, जब ज्यादा जन दबाव होगा तो निर्णय प्रक्रिया सक्षम नहीं होगी। ठीक है, तो सूचनाओं के सक्षम, लेकिन एक चीज आप मानेंगे कि सूचनाओं का सक्षम अंतरण जरूर हो रहा है। ठीक है, जैसे मोदी जी अपनी सभा में बोलते हैं कि मतलब कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप सूचनाओं के सक्षम अंतरण को मान सकते हैं। ठीक है, अगला है सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, कूटवाचन की दैहिक प्रक्रिया के रूप में, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में, संचारित की गई सूचना को प्रसारित करना और संचारित की सूचना को आह्वान करना। ठीक है, इसका उत्तर बताइए। ठीक है, इसका उत्तर बताइए। तो सुनने की जो सर्वाधिक अच्छी तरीके से परिभाषित करेगा वो क्या होगा कि वक्ता की बातों को सही सही अर्थ निकाल लेना, ये हो जाएगा सुनना। ठीक है, तो जो हम सुनते हैं उसका सही अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया क्या हो जाएगी? 14वें का बी। ठीक है, तो अब आज के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, ये भी पीसीएस 2018 में पूछा था। ठीक है, अंतिम प्रश्न है प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? अगला है एक विशिष्ट आवाज या संदेश पर ध्यान केंद्रित करना, आपका ध्यान खींचने वाली आवाजों को छांटना। ठीक है, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना और संदेशों का अर्थ प्रदान करना, संदेशों को अर्थ प्रदान करना। ठीक है, तो प्रतिक्रिया क्या होगा? तो संदेशों को अर्थ प्रदान करना क्या हो जाएगा? ये विकूटन हो जाएगा, डी गलत हो जाएगा, विकूटन। ठीक है, एक संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना। ठीक है, जैसे मैंने बोला हेलो, तो आप भी बोलेंगे सामने से हेलो। ठीक है, तो संदेश के प्रति अपनी समझ की पुष्टि करना, यानी कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सी सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो है अब इसी के साथ ये क्लासेस जो है समाप्त होती हैं। ठीक है, आशा है कि आप लोग अंतर व्यक्ति कौशल और संप्रेषण में निपुण हो गए होंगे, और अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है, आप अगर ओपन ग्रुप पे भी हैं या कहीं पे भी हैं, इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जरूर आपको कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लास कैसा लगा। और
हाँ, आप सभी को धन्यवाद इतने समय तक बने रहने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गर्मी थी। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, नहीं तो अब ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर सौम्य सर लाइव हो तो इस क्लास को समाप्त करने का कष्ट करें। ठीक है, आप लोग अपना जो अगर आप लोग चाहते हैं कि सीसेट का पूरा एक वीडियो लाए